हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस परिवार में जिसका नाम है जीके जीएस बाई अमित पांडे। खास आज के विषय की जब बात की जाए तो आप भी जानते हैं कि राज्य स्पेशल परीक्षाओं को आधारित करते हुए ये पूरा का पूरा सेशन, ये पूरी की पूरी श्रृंखला आपको दिख मिलती है, जहाँ पे प्रति दिवस हम कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपसे जुड़ते हैं और समझते हैं उन प्रश्नों के विविध के बारे में जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। तो विषय संकल्पना की जब बात की जाए तो क्रम में खास करके एक एक बिंदुओं को आधारित करते हुए हम कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो जल्दी से जल्दी आप लोग भी इस सेशन में जुड़ जाएं ताकि रोज की तरीके से चलने वाले इस अनवरत सेशन को यहाँ से कंटिन्यू किया जा सके। इसी बिंदु इसी पर्याय के साथ कि सरस्वती महाभागे विद्या कमल लोचने विद्या रूपी विशालाक्षी विद्या देही नमोस्तुते। माँ वाग्देवी का सानिध्य इस तरीके से प्राप्त हो ताकि नित्य नई ऊंचाइयों को आप लोग अचीव करें, यही सदैव से हमारा आपके प्रति मानना होता है। और इसी क्रम के साथ ही आज के क्लास की शुरुआत भी करते हैं। तो चलिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ ये श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना आप सबके लिए। अगर आप लोगों की ख्वाहिश है कि बिल्कुल बेहतर तरीके से बिल्कुल बेसिक लेवल पे आपको कोई यूपी जीके पढ़ा दे, तो उस दशा में आपके लिए ये सिद्धार्थ बैच काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें आप बिल्कुल एनसीईआरटी आधारित क्या कर सकते हैं, यूपी जीके का समग्र अध्ययन कर सकते हैं। जो बैच कभी आपके 999 रुपए का था, वह केवल केवल आपको 99 रुपए में दिया जा रहा है। मतलब 91% का स्पेशल डिस्काउंट अभी आपको मिल रहा है। खास करके ये कहाँ पे मिल जाएगा, तो जीके जीएस बाई अमित पांडे एप्लीकेशन के माध्यम से ये सारी क्लासेज आपको मिल जाएंगी, जहाँ पे डेली लाइव क्लासेज होती हैं। 1 साल की वैलिडिटी है, 1000 प्रश्न बुक है, साथ ही साथ यूपी के ई बुक है, हस्तलिखित नोट है, क्लास की पीडीएफ है और डाउट सेशन है। ये सारी चीजें समग्र रूप से आपको इसी एप्लीकेशन पे मिल जाती है। और यहीं पर अगर आप यूपी के संबंध में पुलिस की तैयारी करते हैं और चाहते हैं टेस्ट लगाना, तो टेस्ट के लिए भी आप केवल 20 रुपए खर्च करके खास करके 10 अंग्रेजी भाषा और 10 हिंदी भाषा का टेस्ट भी लगा सकते हैं, जो आपको कहाँ पे मिल जाएगा, इसे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के सापेक्ष में जो आपका एप्लीकेशन है जीके जीएस बाई अमित पांडे, वहीं पर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इन दोनों चीजों को आप यहाँ पे ले सकते हैं। बाकी जितने भी आपकी क्लासेज होती हैं, उन क्लासेज की जो पीडीएफ होती है, वह भी आपके इसी एप्लीकेशन से ही प्राप्त हो जाती है। तो आप उसको भी वहीं से निकाल सकते हैं। चलेगा, आज के क्रम की, आज के श्रृंखला की जब बात की जाए तो पहला बिंदु आपके सामने है। लेकिन उससे पहले ये मोटिवेशन कोट की खुद को इतना संभालो कि गिराने वाला 100 बार सोचने पर मजबूर हो जाए, देखकर तुम्हारे बुलंद हौसले को तुम्हारा दुश्मन भी रास्ते से दूर हो जाए। बहुत अच्छी बात कही गई है आप सबके लिए, आपके मोटिवेशन के लिए, कि खुद को इतना मजबूत बना लो, खुद को इतना संभालो कि गिराने वाला, खुद को इतना संभालो कि गिराने वाला सोचने पे 100 बार मजबूर हो जाए। कि खुद को इतना संभालो, खुद को इतना संभालो कि गिराने वाला भी 100 बार सोचने पे मजबूर हो जाए। और देख करके तुम्हारे बुलंद हौसले को, देख करके तुम्हारे बुलंद हौसले को तुम्हारा दुश्मन भी रास्ते से दूर हो जाए। तो अपनी संकल्पनाओं में इस बात को सदैव धारित करते हुए रखिए कि अगर हमारे हौसले बुलंद है तो उस समय पे हमारा कोई कुछ बाल भी बांका नहीं कर सकता। क्रम की अगर बात की जाए श्रृंखला में सबसे पहले प्रश्न के साथ, तो सबसे पहला प्रश्न सबसे मामूली प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय आपको देखने को मिलता है। आज उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पहला विश्वविद्यालय किस एक नाम से आपको देख मिलता है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रूप में, मेरठ विश्वविद्यालय के रूप में, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के रूप में, या फिर आपके आगरा विश्वविद्यालय के रूप में। विश्वविद्यालय की जब बात की जाए तो विश्वविद्यालय के सापेक्ष ध्यान रखिएगा। हमारी यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी में जो कृषि विश्वविद्यालय है, अगर इनकी बात की जाए तो इनकी संख्या है 6। और कृषि विश्वविद्यालय के अलावा अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे अगर हम केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करें तो केंद्रीय विश्वविद्यालय की भी जो संख्या है वह वर्तमान में आपकी क्या है, 6 हो जाती है। तो 6 कृषि विश्वविद्यालय और 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय आपको देख मिलते हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें कि देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा था, तो देश का पहला जो कृषि विश्वविद्यालय माना जाता है वह आपने सुना भी होगा, खास करके पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नाम पे। तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जब बात की जाए तो इनके नाम से क्या है, यह विद्यालय आपको दिख मिलता है। कहाँ पे? आपके पंतनगर में। तो पंतनगर की जब बात की जाए जो उत्तराखंड में पड़ता है, वहां पे 1960 में क्या किया गया है, यह विद्यालय आपका स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ये देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय। अगर यूपी की बात की जाए तो यूपी का पहला कौन सा होता है, तो यूपी की जब बात की जाए तो यूपी की खास करके आपने सुना होगा चंद्रशेखर आजाद के नाम पे। तो यूपी की पहली कृषि विश्वविद्यालय यह चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के रूप में देख मिलता है। और इसकी जब बात की जाए तो ये कहाँ पे स्थित है, ये आपके कानपुर में देखने को मिल जाता है।
तो ये हमारे यूपी का पहला कृषि विश्वविद्यालय होता है। अगर यूपी की बात की जाए तो यूपी का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो यूपी का जो पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसका नाम क्या होता है? तो उसका नाम आपने सुना होगा किसके रूप में? क्या बोलते हैं? काशी हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की जब बात की जाए, जिसको हम कई बार बीएचयू का भी नाम देते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1916 में की गई है, यह यूपी का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय हो जाता है। अगर यहीं पे बात की जाए तो यहीं पे आपने एक चिकित्सा विश्वविद्यालय के बारे में सुना होगा, जो यूपी का पहला चिकित्सा विश्वविद्यालय माना जाता है। अगर इसकी बात की जाए तो यह 1911 में स्थापित हुआ है। कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में। खास करके आपने नाम भी सुना होगा जब हम बात करते हैं केजीएमयू के बारे में। तो केजीएमयू जो है वो आपके यूपी का पहला चिकित्सा विश्वविद्यालय है। अगर यहीं पे बात की जाए तो हमारे यूपी में पहला उर्दू विश्वविद्यालय, खास करके आपने सुना भी होगा, जिसकी हम बात करें जिसे नाम दिया जाता है एएमयू के रूप में। तो एमयू की जब बात की जाए तो 1920 में आपने सुना होगा, जब हम बात करते हैं सर सैयद अहमद खान के माध्यम से, तो अलीगढ़ में स्थापित यह विद्यालय हमारे प्रदेश का उर्दू विश्वविद्यालय माना जाता है। बाकी अगर यहीं पे देखा जाए तो कुछ विद्यालय और आपको दिख मिलते हैं, जैसे यूपी में एक संस्कृत विश्वविद्यालय दिख मिलता है, जो खास करके डॉक्टर संपूर्णानंद के नाम से देख मिलता है, और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके बनारस में देख मिलता है। यूपी के अंतर्गत एक आपने दिव्यांग विश्वविद्यालय का नाम सुना होगा। ये दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ से समित है? तो दिव्यांग विश्वविद्यालय आपके श्री राम भद्राचार्य के नाम पे आपके चित्रकूट में देख मिलता है। अभी हाल फिलहाल में आपने सुना था किन्नर विश्वविद्यालय, तो हमारे यूपी में किन्नर विश्वविद्यालय भी आपका स्थापित किया गया है। ये देश का पहला है जो आपके कुशीनगर में स्थापित किया गया है। और यहीं पर अगर देखा जाए तो यूपी में एक खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। खेल विश्वविद्यालय की जब बात की जाए तो ये आपके मेरठ में स्थापित किया जा रहा है। तो अलग अलग तरीके से हमारे यहाँ पर क्या है, विद्यालय आपको दिख मिलते हैं। अब इसने कहा है कि पहला विश्वविद्यालय कौन सा है, तो पहले विश्वविद्यालय के रूप में ध्यान रखिएगा, इसका नाम होता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जब बात की जाए तो ये हमारे यहाँ पर स्थापित किया गया था 23 सितंबर 1877 को। ठीक है, तो 23 सितंबर सन 1877 की जब बात की जाए तो इस टाइम पे इसकी स्थापना की गई। और इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जब बात की जाए तो ये खास करके आपके इलाहाबाद के सापेक्ष में पूरब का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी इसे नाम देते हैं। ठीक है, तो पूरब का ऑक्सफोर्ड यह भी इसे नाम दिया जाता है। किसको? हमारे यूपी के सापेक्ष अगर हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात करें। ठीक है, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नाम ध्यान रखिएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है वह यूपी का क्या हो जाता है? यूपी का पहला विश्वविद्यालय आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम पूरब का, खास करके पूरब का एक तरीके से नाम देते हैं। क्या? पूरब का इसे नाम दिया जाता है ऑक्सफोर्ड। तो पूरब के ऑक्सफोर्ड की जब बात की जाए तो पूरब के ऑक्सफोर्ड को हम यहाँ पे प्रमुख रूप से देख पाते हैं। ठीक है, अच्छा ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये 1887 है, इसमें हम बार बार कंफ्यूज होते हैं। 1887 की जब बात की जाए तो 23 सितंबर 1887 को यह इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। बाकी चौधरी चरण सिंह की जब बात की जाए तो ये तो मेरठ विश्वविद्यालय आपने सुना ही होगा, किसके नाम से समित है? चौधरी चरण सिंह की जब बात की जाए तो चौधरी चरण सिंह के नाम पे यह एक राज्य विश्वविद्यालय होता है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय खासा ध्यान रखिएगा, ये झांसी क्षेत्र में आपको देख मिलता है, झांसी में इसकी स्थापना की गई है। और आगरा विश्वविद्यालय की जब बात की जाए तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से समित होता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जब बात की जाए तो इनके नाम से यह आगरा विश्वविद्यालय आपको दिख मिलता है। तो इन सब का नाम ध्यान रखिएगा। आगे की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ चार तानसेन, अगर इनकी बात की जाए तो इनके गुरु कौन थे? तानसेन की जब बात की जाए तो तानसेन के गुरु किसके रूप में जाने जाते हैं? नाम की जब बात की जाए तो ये नाम समित होता है स्वामी रामानंद, ठाकुर प्रसाद, स्वामी हरदास या फिर पंडित जगन्नाथ। गुरुओं की बात आई तो एक व्यक्ति का नाम ध्यान रखिएगा, जिसको हम नाम देते हैं आमिर खुसरो। आमिर खुसरो की जब बात की जाए तो आमिर खुसरो के गुरु कौन थे? तो आमिर खुसरो के गुरु की जब बात की जाए तो इनके गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया, तो निजामुद्दीन औलिया की जब बात की जाए तो ये आमिर खुसरो के गुरु थे। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो निजामुद्दीन औलिया के गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे बाबा फरीद। ठीक है, तो बाबा फरीद की जब बात की जाए तो बाबा फरीद इनके गुरु थे। तो एक नाम ये ध्यान रखिएगा। कई बार आपने सुना होगा अकबर के बारे में। अकबर अपना मतलब गुरु क्या एक तरीके से आध्यात्मिक सहायक मानता था, किसको? शेख सलीम को। तो शेख सलीम की जब बात की जाए तो शेख सलीम को अकबर क्या मानता था? अपना आध्यात्मिक गुरु मानता था, क्योंकि आप भी जानते हैं सलीम के ही आशीर्वाद से अकबर को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी।
यहीं पे अगर देखा जाए तो आपने कबीर के बारे में सुना होगा। कबीर के गुरु की जब बात की जाए तो कबीर के गुरु कौन होते हैं? तो आपने नाम सुना होगा रामानंद के बारे में। तो रामानंद की जब बात की जाए तो रामानंद कबीर के गुरु हो जाते हैं। गुरुओं की परंपरा की जब बात की जाए तो आपने अभी पिछले दिनों सुना था मीराबाई के बारे में। मीराबाई की जब बात की जाए तो मीराबाई के गुरु कौन होते हैं? तो आपने सुना होगा रविदास के बारे में। रविदास, या जिनको कई बार हम रैदास की भी संकल्पना दे देते हैं। एक नाम और ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण नाम होता है, हमारे यूपी से ही समेत है और यूपी के संदर्भ में अगर देखा जाए तो आपने सुना होगा महात्मा बुद्ध के बारे में। तो महात्मा बुद्ध ने किसको अपना गुरु माना था? तो महात्मा बुद्ध की जब बात की जाए तो इन्होंने जो अपना गुरु माना था वो बेसिक माना था किसको? तो ये माना था अलार कलाम को। अलार कलाम की जब बात की जाए तो अलार कलाम से इन्होंने क्या किया था? वैशाली में जा करके कुछ दिन तक शिक्षा ली थी और उसके बाद फिर क्या हो गए, अपना जो कह सकते हो कि शोध वगैरह होता है उसमें चले जाते हैं। तो अलग-अलग व्यक्तियों की जब बात की जाए तो अलग-अलग व्यक्तियों के अलग-अलग गुरु होते हैं। जैसे आपने कई बार सुना होगा भगवान कृष्ण के गुरु काफ़ी प्रचलित होते हैं, संदीपनी मुनि, ठीक है? संदीपनी मुनि की जब बात की जाए तो संदीपनी मुनि का नाम प्रमुख रूप से दिख मिलता है। संदीपनी मुनि की जब बात की जाए तो इनके सापेक्ष में आपने सुना होगा कृष्ण सुदामा के मित्रता के बारे में। अगर हम भगवान राम के गुरु की बात की तो इनके गुरु कौन होते हैं? तो आपने सुना होगा वही वशिष्ठ मुनि। वशिष्ठ मुनि जिन्होंने क्या किया था? इनको पूरा का पूरा शिक्षा दिया था। अगर गुरुओं की बात चल रही है तो यहीं पे आप ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे कौरव और पांडव। तो कौरव और पांडव की जब बात की जाए तो इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु जो थे वो हमारे यहाँ पर द्रोणाचार्य का नाम आपको दिख मिलता है। तो द्रोणाचार्य इनके गुरु के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है? अच्छा, यहीं पे अगर आपसे कोई पूछ ले कि लवकुश के गुरु कौन थे? तो लवकुश का नाम ध्यान रखिएगा। लवकुश के जो गुरु थे वो बेसिकली आप कह सकते हो कि यहाँ पे जब हम बात करते हैं वाल्मीकि, तो वाल्मीकि की जब बात की जाए तो वाल्मीकि के द्वारा बचपन में उनको क्या किया गया था? शिक्षा वगैरह दी गई थी। तो बहरहाल हम यहाँ पे संगीतज्ञ की बात करें, तानसेन। तो तानसेन के बारे में तो आप भी जानते हैं, जिनका ओरिजिनल नाम था क्या? खास करके रामतनु पांडे। क्या नाम था? रामतनु पांडे की जब बात की जाए तो रामतनु पांडे इनका नाम हुआ करता था और बेसिक अगर देखा जाए तो ये अकबर के दरबार में रहा करते थे। तो अकबर के दरबार की जब बात की जाए तो अकबर के दरबार में ये क्या थे? खास करके नवरत्न हुआ करते थे। अब इन नवरत्न की जब बात की जाए तो ये नवरत्न क्या थे? संगीतचार्य थे और संगीतचार्य की जब बात की जाए तो इनका जो संबंध आता है वह आता है स्वामी हरदास के सापेक्ष में। स्वामी हरदास वही हैं जिन्होंने क्या किया है? वृंदावन की जब बात की जाए तो वृंदावन में जो आपका निधि वन नाम का लोकेशन है, यहाँ पे क्या किया है? यहाँ पे सखी संप्रदाय की स्थापना कर रखी है। तो सखी संप्रदाय की यहाँ पर इन्होंने क्या किया है? स्थापना वगैरह कर रखा है। बेसिक अगर इनकी बात की जाए तो इनका जन्म जो है वह आपके अलीगढ़ में देख मिलता है और यही कारण है कई बार आपने अलीगढ़ को हरिगढ़ के नाम से सुन रखा होगा। वैसे अलीगढ़ का जो ओरिजिनल नाम है वो आपको कोइल के रूप में दिख मिलता है, लेकिन आज के समय की मान्यता के अनुसार यहाँ पे लोग अलीगढ़ को हरिगढ़ के रूप में नाम देते हैं। स्वामी हरदास की कुटिया की जब बात की जाए तो इसी के सापेक्ष आपने सुना होगा, इसी वृंदावन में क्या होता है? हरदास जयंती का भी आयोजन किया जाता है, ठीक है? तो हरदास जयंती की जब बात की जाए तो ये भी आपके इसी वृंदावन में आयोजित किया जाता है। इनके एक शिष्य और थे, काफ़ी फेमस थे, संगीतचार्य जो तानसेन थे वो तो थे ही थे, लेकिन इसके अलावा एक नाम और आपने सुना होगा जिसका नाम आता है बैजू बावरा। तो बैजू बावरा की जब बात की जाए तो बैजू बावरा जो गुजरात के रहने वाले थे, वो भी संगीत शिक्षा सीखने के लिए इन्हीं के दरबार मतलब इन्हीं के आश्रम में निवास करते थे। तो स्वामी हरदास का नाम ध्यान रखिएगा, जो आपके वर्तमान अलीगढ़ के संदर्भ में जन्मे थे, लेकिन लोकेशन आज वर्तमान वृंदावन जो निधि वन है, वहाँ से इनका संबंध आपको दिख मिलता है। तो ये तानसेन के गुरु थे। बेसिक अगर देखा जाए तो प्रसिद्ध एक चंडिका देवी मंदिर हमारे यूपी में देखने को मिलता है, लेकिन आज के सापेक्ष अगर देखा जाए तो यह यूपी के किस जिले में देख मिलता है, ठीक है? और एक काम आप साथ में करिएगा कि अगर आप लोग इस चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्लास में जुड़े हैं तो क्लास को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा भी करिएगा। यहाँ पे जब आप करिएगा कि इसकी हम बात करें उत्तर प्रदेश के सापेक्ष में चंडिका देवी मंदिर के बारे में। देवी मंदिर की जब बात की जाए तो हमारी यूपी में कुछ मंदिर काफ़ी फेमस है, जैसे एक नाम आपने सुना होगा शाकंभरी देवी के बारे में। शाकंभरी देवी की जब बात की जाए तो शाकंभरी देवी का मंदिर कहाँ पे पड़ता है? तो यह आपको दिख मिलता है सहारनपुर जिले में, ठीक है? इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपने नाम सुना होगा किसके बारे में? विंध्याचल देवी के बारे में। तो विंध्याचल देवी मंदिर की जब बात की जाए तो ये कहाँ से समित है? तो विंध्याचल देवी मंदिर जो है ये आपके मिर्ज़ापुर में पड़ता है। मिर्ज़ापुर में विंध्याचल देवी मंदिर पड़ता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो आपने नाम सुना होगा देवी पाटन मंदिर, ठीक है? तो देवी पाटन मंदिर की जब बात की जाए तो देवी पाटन मंदिर कहाँ पे पड़ता है?
यह आपके बलरामपुर जिले में ये आपको दिख मिलता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपने नौचंडी देवी का मंदिर सुना है? नौचंडी देवी मंदिर की जब बात की जाए तो ये कहाँ से समित है? तो नौचंडी देवी मंदिर की जब बात की जाए तो ये आपके मेरठ में अवस्थित है, ठीक है। मेरठ की जब बात की जाए तो मेरठ में इसका नाम दिख मिलता है। मंदिरों की जब बात की जाए तो ये भी शक्तिपीठों में ही, तो खास करके आपने नाम सुना होगा किसके बारे में? अटाला देवी मंदिर के बारे में। तो अटाला देवी का मंदिर कहाँ पे स्थित है? अटाला देवी मंदिर की जब बात की जाए तो यह आपको दिख मिलता है आपके जौनपुर में। तो जौनपुर में अटाला देवी का मंदिर स्थित है। और यहीं पर अगर देखा जाए तो आपने लेहड़ा देवी के बारे में सुना होगा। लेहड़ा देवी मंदिर ये कहाँ से समित है? तो लेहड़ा देवी मंदिर की जब बात की जाए तो ये आपको दिख मिलता है महाराजगंज जिले में। महाराजगंज जिले की जब बात की जाए तो यहाँ पे आपको दिख मिलता है। इवन एक नाम आपने सुना होगा कई बार, बुढ़िया माई मंदिर के बारे में। तो बुढ़िया माई की जब बात की जाए तो बुढ़िया माई मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो यह आपके गोरखपुर जिले में दिख मिलता है, ठीक है। गोरखपुर की जब बात की जाए तो गोरखपुर जिले में इसका नाम देखने को मिल जाता है। बाकी जिले के सापेक्ष अगर देखा जाए तो और भी कई सारे मंदिर हैं हमारे यूपी के ही अंतर्गत। जैसे आपने नाम सुना होगा अन्नपूर्णा देवी मंदिर के बारे में। तो अन्नपूर्णा देवी मंदिर की जब बात की जाए तो ये कहाँ से समित है? अन्नपूर्णा देवी मंदिर। और यहीं पे अगर देखा जाए तो भारत माता मंदिर। हालांकि भारत माता मंदिर हमने कई बार आपको बताया है, ये कोई माता का मंदिर नहीं है बल्कि मैप बनाया गया है। ये कहाँ पे पड़ता है? तो आपके बनारस में पड़ता है। तो देवी के अलग अलग लोकेशन की जब बात की जाए, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग आपके मंदिर देखे मिलते हैं। अब यहाँ पे चंडिका देवी मंदिर की जब बात की जाए तो ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये राजधानी लखनऊ में पड़ता है। राजधानी लखनऊ में आपने यहाँ पे नाम सुना होगा किसके बारे में? मनकामेश्वर मंदिर के बारे में। तो मनकामेश्वर महादेव की जब बात की जाए तो मनकामेश्वर महादेव मंदिर यहाँ पे आपको दिख मिलता है। यहीं पे अगर देखा जाए तो आपने हनुमान सेतु मंदिर के बारे में सुना होगा। तो हनुमान सेतु मंदिर आपको यहीं पर दिख मिलता है। अभी इसी के सापेक्ष आपने देखा होगा कि हनुमत धाम की स्थापना करी गई है। तो हनुमत धाम की जब बात की जाए तो हनुमत धाम जो है ये भी आपके इसी लखनऊ में देख मिलता है। और इसी लखनऊ की जब बात की जाए तो जब आप बक्सी के तालाब जाते हैं, BKT, तो इसी बक्सी के तालाब के आसपास क्या है? ये चंद्रिका देवी मंदिर आपको दिख मिलता है। कानपुर का जो मंदिर फेमस है वह कौन सा है? तो आप भी जानते हैं, यहाँ पे भीतर गांव का मंदिर है। भीतर गांव का जो मंदिर है ये आपके कानपुर में पड़ता है। और ललितपुर की जब बात की जाए तो ललितपुर में कौन स्थित है? तो यहाँ पे देवगढ़ में खास करके दशावतार मंदिर स्थित है। तो दशावतार मंदिर की जब बात की जाए तो ये कहाँ पे पड़ता है? यह आपके ललितपुर जिले में पड़ता है। गोरखपुर में कौन है? तो गोरखपुर में आप भी जानते हैं, यहाँ पे गोरक्षनाथ मंदिर आपको दिख मिलता है। तो गोरक्षनाथ मंदिर की जब बात की जाए तो ये आपको दिख मिलता है। और गोरक्षनाथ के अलावा खास करके गीता वाटिका मंदिर भी ध्यान रखिएगा। गीता वाटिका जो मंदिर है यह भी आपको यहीं पर देख मिलता है। तो गीता वाटिका मंदिर जो गीता प्रेस के माध्यम से स्थापित किया गया है, यह मंदिर भी यहाँ पे सम्मिलित होता है। नाम की बात की तो कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के सापेक्ष में प्रसिद्ध खिलाड़ी ध्यानचंद। तो ध्यानचंद की जब बात की जाए तो ये किस खेल से सम्मिलित है? मेजर ध्यानचंद की जब बात की जाए तो मेजर ध्यानचंद का संबंध हमारी यूपी में देख मिलता है। क्रिकेट के रूप में, बैडमिंटन के रूप में, बाकी बाल के रूप में या फिर हॉकी के रूप में किस एक खिलाड़ी किस एक खेल से सम्मिलित होते हैं? मेजर ध्यानचंद। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, इनका तिथि बड़ा महत्वपूर्ण होता है, जन्म तिथि। कौन सी तिथि है? तो 29 अगस्त का नाम आपने सुना होगा। 29 अगस्त की जब बात की जाए तो ये हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। इवन इन्हीं के नाम से अब आपने सुना होगा हमारे यहाँ पर मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी दिया जाता है। तो मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल रत्न अवार्ड की जब बात की जाए तो ये आपके वर्तमान में इन्हीं के नाम से दिया जाता है। मूलतः अगर देखा जाए तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ है? तो जन्म की जब बात की जाए तो जन्म आपके इसी प्रयागराज में 29 अगस्त को हुआ है। और इनकी जब बात की जाए तो इनको हम हॉकी का जादूगर भी नाम देते हैं। तो हॉकी के जादूगर की जब बात की जाए तो हॉकी के जादूगर के रूप में इनका नाम लिया जाता है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इनकी एक पुस्तक है जिसको हम नाम देते हैं आत्मकथा। इनकी आत्मकथा है जिसको नाम दिया जाता है गोल के रूप में, ठीक है। तो गोल की जब बात की जाए तो गोल इनकी आत्मकथा का नाम हो जाता है। जन्म इनका प्रयागराज में हुआ है। और मुख्यतः अगर देखा जाए तो एक बात अब क्लियर हो गई कि ये किससे समेत खिलाड़ी हैं? तो ये हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। हॉकी के बड़े प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। मतलब आप कह सकते हो ओलंपिक में हमने बैक टू बैक गोल्ड मेडल जीते हैं तो इन्हीं के सहयोग से जीता है। खासा अगर इनकी बात की जाए तो वर्तमान में एक झांसी में आपने नाम सुना होगा। झांसी में एक इनके नाम से क्या है? स्टेडियम
या स्पोर्ट सेंटर आपको देख मिलता है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो अभी आप सुने होंगे मेरठ में इन्हीं के नाम पे क्या किया जा रहा है, एक यूपी का खेल विश्वविद्यालय जो है वह भी आपका स्थापित किया जा रहा है। तो एक खेल विश्वविद्यालय की जब बात की जाए तो एक खेल विश्वविद्यालय जो है वह कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो ये आपके मेरठ में आपका बनाया जा रहा है। तो मेरठ का नाम ध्यान रखिएगा, जहाँ पे खास करके यह नाम आपको दिख मिलता है। तो हॉकी के सापेक्ष में इनका नाम ध्यान रखिएगा। बाकी बैडमिंटन की जब बात की जाए तो आपने नाम सुना होगा किसके बारे में, सैयद मोदी के बारे में। सैयद मोदी और अमिताभ मोदी की जब बात की जाए तो ये बैडमिंटन के बड़े प्रसिद्ध खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं। और यहीं पर अगर देखा जाए तो केडी सिंह बाबू का भी नाम आपको थोड़ा-सा याद होना चाहिए। केडी सिंह बाबू की जब बात की जाए तो इनका भी नाम ध्यान रखिएगा। बाकी अगर हम कुछ प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी की बात करें तो क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में आपने सुना होगा जैसे आरपी सिंह। आरपी सिंह हमारे यूपी के लाल बरेली से हैं। अभी मोहम्मद शमी का नाम आप सुन ही रहे हैं, तो मोहम्मद शमी हैं। इसके अलावा मोहम्मद कैफ की जब बात की जाए तो मोहम्मद कैफ का भी नाम आता है। साथ ही साथ आपने रमन लांबा का नाम सुना होगा, तो रमन लांबा की जब बात की जाए तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। इसके अलावा राधा यादव की जब बात की जाए तो राधा यादव का नाम ध्यान रखिएगा। इवन आपने कुलदीप यादव का नाम सुना होगा, कुलदीप यादव की जब बात की जाए तो इनका भी नाम ध्यान रखिएगा। कुछ लोग कहेंगे अभी सूर्य कुमार यादव के बारे में, तो इनका भी नाम ध्यान रखिएगा। एक्चुअली सूर्य कुमार यादव का जो संबंध है, मान्यता के अनुसार बताया जाता है कि ये जो इटावा लोकेशन है वहाँ से इनका संबंध आपको देख मिलता है। तो इनका भी संबंध यहीं से आपको देख मिलता है। बाकी अगर खिलाड़ियों की बात करें तो आपने नाम सुना होगा, जैसे बात करते हैं हम अपने यहाँ पे चंदा तोमर, तो ये बागपत से हैं और आप भी जानते हैं ये एक बड़ी प्रसिद्ध निशानेबाज के रूप में जानी जाती हैं। खासा अगर यहीं पे देखा जाए तो एक नाम और आपने सुना होगा सौरभ सिंह के बारे में। तो सौरभ सिंह की जब बात की जाए तो ये क्या है, ये भी एक निशानेबाज है। पारुल चौधरी की जब बात की जाए तो पारुल चौधरी का नाम किससे समित है, तो ये धाविका के रूप में जानी जाती हैं। आपने सुना भी था 5000 किलोमीटर दूर जो 5000 मीटर होता है, बेसिकली 5 किलोमीटर मैराथन, तो इन्होंने क्या किया था, कवर अप दिया था। बाकी यहीं पे देखा जाए तो अन्नू रानी का नाम ध्यान रखिएगा, ये कहाँ से समित है, ये आपके मेरठ से समित है। और इनकी जब बात की जाए तो ये भाला फेंक प्रतियोगिता से समित है। जिस तरीके से आपने देखा है नीरज चोपड़ा हरियाणा का नाम रोशन करते हैं, तो अन्नू रानी भी कम ना है, महिला वर्ग में भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीतती हैं, तो इनका नाम थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। क्लियर? आगे की जब बात की जाए तो नाम आता है निम्नलिखित में से स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, ये प्रदेश में कहाँ पे स्थित है? पेपर टेक्नोलॉजी की जब बात की जाए तो यह यूपी में कहाँ पे आपको दिख मिलता है? पेपर टेक्नोलॉजी बेसिक आप कह सकते हो कि जो कागज़ आपके बनाए जाते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, कागज़ की अगर बात की जाए तो कागज़ हमारे यहाँ पे जो बनाया जाता है, तो पहले जो कागज़ बनते थे बेसिक अगर देखा जाए, तो जो हमारे यहाँ पे हस्तलिखित नोट आपको दिख मिलते हैं, तो हाथों से लिखी जाने वाली चीज़ों को हम लोग क्या बोलते थे? पांडुलिपि का नाम देते थे। ठीक है? तो पांडुलिपि की जब बात की जाए तो पांडुलिपि का नाम आपको जो हाथों से चीज़ें लिखी जाती थी, उसको आपने देखा होगा। बेसिक अगर देखा जाए तो पहले हमारे यहाँ पे भोजपत्र नाम का एक आप कह सकते हो प्राकृतिक कागज़ हुआ करता था। तो प्राकृतिक कागज़ की जब बात की जाए तो प्राकृतिक कागज़ ये आपका भोजपत्र के रूप में देख मिलता है। अब आप कह सकते हो कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, मशीन के माध्यम से एक तरीके से कागज़ बनाया जाता है। तो कागज़ उद्योग की जब बात की जाए तो काफ़ी फ़ेमस भी है, आपका जो सहारनपुर बेल्ट है। कागज़ बनाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो गन्ना की जो खोई होती है, गन्ना की खोई, इवन आप कह सकते हो बाँस, आपके बेंत, और ख़ास करके अगर हम बात करें तो फसल अवशेष जो होते हैं, इन सब का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, रॉ मटेरियल के रूप में कर लेते हैं। आज अगर इसकी बात की जाए तो सहारनपुर में ही क्या होता है, आपके कागज़ बनाए जाते हैं जो मशीनों से बनते हैं। मशीनों से कागज़ आप समझ सकते हैं कि जैसे कोई पैकिंग वाला, गत्ते वाला कागज़, उसकी मोटाई कितनी होती है। आपने देखा होगा रफ पेपर जो आप इस्तेमाल करते हैं, उसकी मोटाई अलग होती है। आपने देखा होगा जो किताबों की जिल्द होती है, उसकी अलग प्रकार की बनावट होती है। इवन जो आपके कपड़े वगैरह पैक होके आते हैं, उसके डब्बे की जो बनावट होती है, वो अलग होती है। आपने रफ पेपर के अलावा अपना फेयर कॉपी जो देखा है, वो अलग पेपर होता है, ठीक है? तो पेपर की अगर बात की जाए तो अलग-अलग वैरायटी के आपके पेपर बनते हैं। बेसिक अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर एक लोकेशन काफ़ी फ़ेमस है, जो हस्त निर्मित कागज़ के लिए जाना जाता है। और इस हस्तनिर्मित कागज़ की जब बात की जाए तो इसका नाम क्या है? जालौन का नाम आपने सुन रखा होगा। तो जालौन की जब बात की जाए तो जालौन जो है वो काफ़ी फ़ेमस है हस्तनिर्मित कागज़ के लिए। बाकी अगर देखा जाए तो पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पे दिख मिलता है? मतलब कागज़ शोध संस्थान कहाँ पे पड़ता है? तो यह आपके इसी सहारनपुर पे पड़ता है, क्योंकि सहारनपुर कागज़ उद्योग के लिए ऑलरेडी जाना जाता है। सहारनपुर की जब बात की जाए तो ये खासा ध्यान रखिएगा, फर्नीचर उद्योग के लिए भी जाना जाता है।
अभी आपने यहाँ पे सुना होगा जो शाकंभरी देवी मंदिर है, तो इसी शाकंभरी देवी के नाम से ही यहाँ पे क्या किया जा रहा है, एक राज्य का विश्वविद्यालय भी बनाया जा रहा है। ठीक है, विश्वविद्यालय की जब बात की जाए तो इसकी स्थापना की जा रही है। एक यहाँ पे आपने सुना होगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की जब बात की जाए तो इसकी स्थापना की जा रही है किस क्षेत्र में, खास करके जब हम बात करते हैं सूचना प्रौद्योगिकी के लिए, तो आईटी क्षेत्र का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आपका स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपने देवबंद का नाम सुना होगा। इसी देवबंद के अंतर्गत क्या किया गया है, एटीएस की जब बात की जाए तो एटीएस का एक कमांडो ट्रेनिंग सेंटर आपका स्थापित किया गया है। तो एटीएस का कमांडो ट्रेनिंग सेंटर आपका स्थापित किया गया है। बाकी देवबंद में ही आपने सुना होगा मोहम्मद कासिम नैनतवी के माध्यम से यहाँ पे आंदोलन भी चला था। कब चला था, 1866 की जब बात की जाए तो 1866 में। बाकी सहारनपुर की जब बात की जाए तो यमुना नदी यहाँ से प्रवेश करती है, और यमुना नदी प्रवेश के सापेक्ष में आपने सुना होगा यहीं पे क्या किया गया है, पूर्वी यमुना बांध भी बनाया गया है। ठीक है, तो पूर्वी यमुना नहर की जब बात की जाए तो आपका डेवलप किया गया है। बाकी यूपी का जो पहला सिंचाई कार्यालय है, ये सिंचाई कार्यालय भी आपको देखने को मिल जाता है। हमारी यूपी की जब बात की जाए तो यूपी का सबसे उत्तरी जिला भी हो जाता है, जिसकी एकमात्र सीमा जो साझा होती है वह आपने देखा भी होगा हिमाचल प्रदेश के साथ। तो हिमाचल प्रदेश के साथ इकलौती सीमा साझा करने वाला आपका यही हो जाता है सहारनपुर। तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सहारनपुर जहाँ पे फर्नीचर उद्योग और साथ ही साथ ये कागज उद्योग वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसी नाम के रूप में ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश के सापेक्ष में। नाम की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जो नगर है वह बेसिकली किस एक हस्तशिल्प उत्पाद के लिए काफी फेमस है। हमारे यहाँ पे अगर देखा जाए ना, तो जब एक जिला एक उत्पाद योजना चालू किया गया था तो वह इसी बात के लिए चालू किया गया था कि पुराने समय में, मतलब अगर हम आज के 10 साल 20 साल पहले की बात करें, जब हमारे यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन का इतना दौर नहीं था, तो जितने भी हमारे लोकल क्षेत्र थे वह कुछ ना कुछ ऐसे उत्पादन क्षेत्र से जुड़े थे जो कुछ एक यूनिक वहाँ की लोकल विरासत, जो कला होती थी, जो संस्कृति होती थी, उसको सजो के रखते थे और उसको बढ़ावा देते थे। आज के सापेक्ष अगर देखा जाए तो यहाँ पे बात की जा रही है कि ओडी-ओपी के मामले में अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर का नाम फेमस हो जाता है। तो ये किसके लिए फेमस है? तो देखिए, चिकन की अगर बात की जाए तो चिकन से संबंधित जो कार्य होता है वो तो लखनऊ से संबंधित होता है। इवन इसी लखनऊ की जब बात की जाए तो इसी लखनऊ में जरी जरदोजी का भी नाम आपने सुन रखा होगा। ठीक है, तो चिकनकारी का काम लखनऊ से संबंधित है। पीतल के बर्तन की जब बात की जाए तो ये किसके संबंध में आता है, तो ये आपके मुरादाबाद के रूप में जाना जाता है। तो पीतल के बर्तन मुरादाबाद से है। अच्छा, अगर कोई कहेगा पीतल की मूर्ति कहाँ से संबंधित है, तो पीतल की जो मूर्ति पहले बनती थी वह हमारे यहाँ पे बनती थी। खास करके आपने नाम सुना होगा मथुरा के बारे में। ठीक है, मथुरा का। इवन अगर देखा जाए तो जो हमारे यहाँ पर पीतल बर्तन और मूर्ति बनाई जाती है, यह कुछ और संदर्भों में आपको देख मिलता है। खास करके जब हम बात करते हैं बखिरा, बखिरा संत कबीर नगर, अभी हाल फिलहाल में आपने देखा भी था, इसको जीआई टैग भी मिला था। ठीक है, और यहीं पर अगर देखा जाए तो एक और नाम सुना होगा आपने, मेटल ढलाई वर्क। मेटल ढलाई वर्क ये कहाँ पे आपको देख मिलता है, तो ये आपके काशीपुरा में देख मिलता है। और काशीपुरा की जब बात की जाए तो ये कहाँ से समित है, ये आपके बनारस से। तो बनारस की जब बात की जाए तो बनारस काशीपुरा में यह नाम आपको दिख मिलता है, मेटल ढलाई वर्क। अच्छा, मेटल से समित एक जगह पे और कार्य होता है, खास करके अगर देखा जाए तो उसके बारे में आपने सुना होगा एटा। एटा की जब बात की जाए तो एटा में जलेसर पड़ता है, और जलेसर की जब बात की जाए तो यहाँ पे क्या होता है, घुघरू घंटी बनाई जाती है। ठीक है, तो यूपी के सापेक्ष में जब हम मेटल की बात करें धातु के संदर्भ में, तो अलग अलग लोकेशन पे कार्य किए जाते हैं। आज सिल्क की जब बात की जाए तो सिल्क के लिए कौन फेमस है, सिल्क के लिए आपका बनारस फेमस है। बनारस में सिल्क साड़ी आपको देख मिलती है। इवन अगर देखा जाए तो यहीं पे मीनाकारी की जब बात की जाए तो पिंक मीनाकारी जो है वो भी आपका यहाँ का फेमस है। जरदोजी की जब बात की जाए तो जरी जरदोजी भी आपको देखने को मिल जाती है। इवन आपने देखा होगा यहाँ पे अगर देखा जाए तो ब्रोकेड, ब्रोकेड जरदोजी की जब बात की जाए तो ब्रोकेड जरी और जरदोजी जो है ये भी आपको यहाँ पर दिख मिलती है। कालीन की जब बात की जाए तो कालीन के लिए आप भी जानते हैं जो हमारा मिर्जापुर है, ये मिर्जापुर काफी फेमस है। तो मिर्जापुर कालीन नगरी के रूप में जाना जाता है। अच्छा, कालीन के लिए आपने सुना होगा भदोही। तो भदोही की जब बात की जाए तो भदोही का नाम ध्यान रखिएगा। वैसे भदोही की जब बात की जाए तो भदोही में एक कालीन शोध संस्थान भी आपको देख मिलता है। मिर्जापुर के अलावा सोनभद्र का भी नाम ध्यान रखिएगा। तो सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही ये तीनों ऐसे हैं जहाँ पे कालीन उद्योग आपका स्थापित किया गया है। बाकी मिर्जापुर की जब बात की जाए तो ये आप भी जानते हैं, यहाँ पे चुनार भी पड़ता है, और चुनार की जब बात की जाए तो यहाँ पे क्या है,
सीमेंट उद्योग आपको देखने को मिल जाता है। चुर्क, डल्ला, चुनार, ठीक है। तो चुर्क और डल्ला और साथ ही साथ जो चुनार हैं, ये क्या होते हैं, सीमेंट उद्योग के लिए काफ़ी फेमस है, ठीक है। तो मिर्ज़ापुर का नाम ध्यान रखिएगा। बाकी मिर्ज़ापुर की जब बात की जाए तो यहाँ पे आप भी जानते हैं, पूर्वांचल का पहला रोपवे, पूर्वांचल का पहला जो रोपवे आपका चलाया गया था, वह कहाँ पे चला था, तो वह आपके विंध्याचल देवी मंदिर में आपका चलाया गया था। और इसी मिर्ज़ापुर की जब बात की जाए तो इसी मिर्ज़ापुर का नाम एक कारण से और ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहीं पर क्या स्थित है, आपका विंध्याचल देवी मंदिर स्थित है। तो विंध्याचल देवी मंदिर की जब बात की जाए तो ये भी आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर ऐसा है जो गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। गंगा नदी की जब बात की जाए तो गंगा नदी के किनारे यह नगर आपका स्थित नहीं होता है। खास अगर इसकी बात की जाए तो लखनऊ, बनारस, फर्रुखाबाद या फिर आपके कानपुर। कौन सा लोकेशन ऐसा है जो गंगा नदी के सापेक्ष आपको देखने को नहीं मिलता है। अब गंगा की अगर बात की जाए तो गंगा के किनारे कई सारे नगर आपके यूपी में समेत देख मिलते हैं, लेकिन इनमें से कौन सा नगर ऐसा है जो गंगा के किनारे आपको नहीं देखने को मिलता है। तो मुख्यतः अगर देखा जाए तो सबसे पहली बात तो गंगा के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आज गंगा की जब बात की जाए तो गंगा गोमुख नाम के स्थल से निकलती है, और गोमुख नामक स्थल से जब निकलती है तो यहाँ पे आपने सुना होगा गंगोत्री ग्लेशियर। तो गंगोत्री ग्लेशियर जो पिघलता है, उसी से क्या होता है, इसका जल स्रोत प्राप्त होता है। खास करके गोमुख से जब निकलती है तो यहाँ पे एक नदी का नाम मिलता है इसे, भागीरथी। एक नदी और होती है जिसका नाम है अलकनंदा। तो अलकनंदा और भागीरथी ये दोनों आकर के एक प्लेस पे मिल जाती हैं जिसका नाम होता है देवप्रयाग। और देवप्रयाग में जब ये दोनों धाराएं आके मिलती हैं तो इसके बाद क्या हो जाता है, इसी का समूचे रूप में नाम हो जाता है गंगा। अब इस गंगा की जब बात की जाए तो इस गंगा का जो प्रवाह होता है वह फिर क्या होता है, आगे बढ़ता चला जाता है। तो हरिद्वार की जब बात की जाए तो हरिद्वार में क्या करती है, ये आपके मैदान में प्रवेश करती है। तो मैदान की जब बात की जाए तो मैदान में जो प्रवेश करती है वह आपके हरिद्वार में पड़ती है। हमारे यूपी की जब बात की जाए तो यूपी में प्रवेश कहाँ से करती है, तो यूपी में जो प्रवेश करती है वह करती है आपके बिजनौर जिले से। तो बिजनौर जिले की जब बात की जाए तो बिजनौर जिले से यूपी में प्रवेश करती है। इसके बाद अगर देखा जाए तो ये फिर क्या होती है, हमारे यहाँ पे बलिया, बलिया की जब बात की जाए तो बलिया इसका अंतिम जिला होता है, और अंतिम के बाद ये क्या करती है, आपके बिहार में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, ये बिहार में प्रवेश कर जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये आज देश की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। 2525 किलोमीटर क्या हो जाता है, इसकी पूरी पूरी लंबाई होती है। खासा अगर इसकी बात की जाए तो इसके ऊपर ध्यान रखिएगा, एक देश का नेशनल वाटर हाईवे एक बनाया गया है, जिसकी जब बात की जाए तो 1620 किलोमीटर पूरी पूरी लंबाई हो जाती है। आपके प्रयागराज की जब बात की जाए तो प्रयागराज से लेकर के ये हल्दिया तक आपका विस्तारित भी है। तो गंगा नदी के सापेक्ष में प्रयागराज से हल्दिया तक 1620 किलोमीटर लंबाई इसकी आपको दिख मिलती है। अब नगरों की जब बात की जाए तो नगरों में आप भी जानते हैं कानपुर गंगा के दाएं किनारे पर स्थित है। बाकी बनारस की जब बात की जाए तो बनारस गंगा के बाएं किनारे पर स्थित है। फर्रुखाबाद तो आप भी जानते हैं, फर्रुखाबाद आपको देखने मिलता है, गंगा नदी के किनारे स्थित है। लेकिन लखनऊ की जब बात की जाए तो लखनऊ इसके किनारे नहीं स्थित है, क्योंकि लखनऊ के संदर्भ में आपने कई बार सुना होगा ये गोमती नदी है, ठीक है। तो गोमती नदी की जब बात की जाए तो गोमती नदी के किनारे राजधानी लखनऊ स्थित है। हाँ, यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक नदी और आपको दिख मिलती है, कुकराइल नदी। लेकिन कुकरैल नदी कोई बहुत बड़ी नदी नहीं है, ये आगे चल कर के क्या करती है, गोमती नदी में ही मिल जाती है। आज गोमती के सापेक्ष अगर देखा जाए तो 2 नगर और ध्यान रखिएगा, एक का नाम है सुल्तानपुर, तो सुल्तानपुर इसके किनारे स्थित है, और एक का नाम आपने सुना होगा जौनपुर, तो जौनपुर भी इसी के किनारे स्थित है। हालाँकि यही गोमती नदी आगे चल कर के क्या करती है, एक लोकेशन है कैथी, इस कैथी की जब बात की जाए तो बनारस और गाजीपुर बॉर्डर पे पड़ता है, जहाँ पे आपने नाम भी सुना होगा किसके बारे में, मार्कंडेय महादेव का मंदिर। तो मार्कंडेय महादेव मंदिर की जब बात की जाए तो मार्कंडेय महादेव मंदिर यहीं पे स्थापित है, और यहीं पर क्या करती है, यह गंगा नदी में मिल जाती है। तो इस तरीके से गंगा नदी में मिल जाती है। बोलेंगे हर हर महादेव। तो महादेव के नाम पे खास करके मार्कंडेय महादेव ये कैथी गाजीपुर में पड़ता है। मार्कंडेय महादेव से एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि जो आप लोग महामृत्युंजय मंत्र जाप करते हैं ना, वह इन्हीं मार्कंडेय ऋषि के द्वारा यहाँ पर ही रचित किया गया था। ये अल्प आयु में इनको मृत्यु का एक तरीके से कह सकते हो श्राप था। तो जब इनको ये जानकारी मिलती है तो इन्होंने चारों तरफ भ्रमण किया कि कैसे उससे बचा जाए। तो किसी ने सजेशन दिया कि आप भगवान शंकर का आराधना करिए, वो
कालों के भी काल महाकाल है। तो उसी सापेक्ष इन्होंने क्या किया, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए महादेव को मतलब कह सकते हो भजा, और उस सापेक्ष आप कह सकते हो महाकाल ने उन्हें बचाया भी, और कह सकते हो कि अपनी उम्र को प्रदान किया। तो यमराज उनका बाल भी बांका नहीं कर पाए। ठीक है, तो कालों के काल महाकाल। खैर, यहाँ पे देखा जाए तो ट्रांसफार्मर, आज यूपी की जब बात की जाए तो यूपी में ट्रांसफार्मर फैक्ट्री हमारे यहाँ पे कहाँ पे दिख मिलती है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री की जब बात की जाए तो ये आगरा में स्थित है, आपके फर्रुखाबाद में दिख मिलता है, आपके गाजियाबाद में, झांसी में, या फिर आपके चुर्क में। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री की जब बात की जाए तो यह कहाँ से समित है। अब ट्रांसफार्मर तो आप भी जानते हैं, इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है। तो ट्रांसफार्मर की जब बात की जाए तो ये एक विद्युत उपकरण के रूप में जाना जाता है, और विद्युत सहायक उपकरण की जब बात की जाए तो इसके अंतर्गत आपने सुना भी होगा, इसका काम होता है कि एसी और डीसी, मतलब एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करना और डीसी को एसी में कन्वर्ट करना, यह इसका काम होता है। मूलतः अगर देखा जाए तो ट्रांसफार्मर आपने देखा होगा कि गांव के बाहर का एक लोकेशन होता है जहाँ पे लाइन की केबल आती है, उस पे आपके बड़े-बड़े ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं। और ऐसी बात नहीं है, केवल ट्रांसफार्मर वहीं पे नहीं लगता है, जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं ना, सब में लगता है, चाहे वो भले ही छोटा स्वरूप हो। अब इस ट्रांसफार्मर की जब बात की जाए तो ये बनाया कहाँ पे जाया जाता है। तो मूलतः अगर देखा जाए तो देखिए, चुर्क के बारे में अभी हमने बताया, ये किससे समित है, ये सीमेंट उद्योग से समित है। ठीक है, तो सीमेंट उद्योग की जब बात की जाए तो सीमेंट उद्योग चुर्क से समित होता है। गाजियाबाद की जब बात की जाए तो गाजियाबाद आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो हार्डवेयर होते हैं, खास करके हार्डवेयर, तो हार्डवेयर का संदर्भ यहाँ पे आपको मिलता है। बेसिक जिसको हम एक नाम दे सकते हैं, क्या नाम दे सकते हैं, इंजीनियरिंग गुड्स। इंजीनियरिंग गुड्स की जब बात की जाए तो इंजीनियरिंग गुड्स का नाम ध्यान रखिएगा, यह आपके यहाँ से समित है। आगरा की जब बात की जाए तो आगरा पहली बात तो चर्म नगरी के लिए जानी जाती है, अर्थात चमड़े का उत्पादन यहाँ पे प्रमुख रूप से, और बाकी अगर देखा जाए तो पेठा नगरी के लिए इसका नाम लिया जाता है। तो पेठा उत्पादन यहाँ से समित होता है। तो बचा कौन, यही आपका झांसी। झांसी की जब बात की जाए तो झांसी का नाम ध्यान रखिएगा, झांसी में ट्रांसफार्मर फैक्ट्री आपको देख मिलती है। वैसे झांसी में ट्रांसफार्मर फैक्ट्री के अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपने सस्य वानिकी संस्थान के बारे में सुना होगा। सस्य वानिकी संस्थान की जब बात की जाए तो सस्य वानिकी संस्थान यहाँ पे आपने सुन रखा होगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपने चारा और चारागाह शोध संस्थान का भी नाम सुना है, जो आपको यहीं पर देख मिलता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पे आपने सुना होगा, जब हम बात करते हैं उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम, तो उत्तर दक्षिण एवं पूरब पश्चिम गलियारे की जब बात की जाए तो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम गलियारा जो है वो आपको यहीं पे प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो झांसी का नाम ध्यान रखिएगा, अभी वर्तमान में हमारी यूपी का सबसे बड़ा जो सौर संयंत्र है वह यहीं पे स्थापित किया गया है, 600 मेगावाट का। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसी झांसी का नाम ध्यान रखिएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई का संबंध आपको देख मिलता है, और रानी लक्ष्मीबाई को आधारित करते हुए एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। तो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की जब बात की जाए तो ये आपको दिख मिलता है। रानी लक्ष्मीबाई के सापेक्ष में यहाँ पे आपने नाम सुना होगा किसके बारे में, यहाँ का जो रेलवे स्टेशन है, तो रानी लक्ष्मीबाई के नाम से यहाँ का रेलवे स्टेशन जो है उसका भी नामकरण किया गया है। तो रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन यहाँ का रेलवे स्टेशन का नाम होता है। वैसे झांसी की जब बात की जाए तो झांसी में आपको बेतवा नदी का सापेक्ष देख मिलता है, जहाँ पे कई सारे आपके बांध होते हैं। बरुआ सागर जरूर ध्यान रखिएगा, यह आपके इसी झांसी में पड़ता है। तो बरुआ सागर की जब बात की जाए तो ये यहाँ पे स्थित है। और इस झांसी की जब बात की जाए तो आपने सुना होगा आधुनिक नगर की स्थापना बीर सिंह बुंदेला के द्वारा किया गया था। बीर सिंह बुंदेला की जब बात की जाए खास करके सन 1613 ईस्वी में, तो 1613 ईस्वी में बीर सिंह बुंदेला के द्वारा झांसी नगर की स्थापना आधुनिक स्वरूप में करी गई थी। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो मेरठ जिला है, अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पे कौन सा अभ्यारण्य आपको दिख मिलता है। मेरठ जिले की जब बात की जाए तो मेरठ जिले में कौन सा अभ्यारण्य आपको देखने को मिलता है। अभ्यारण्य की जब बात की जाए तो बेसिकली हमने बताया है कई बार कि हमारे यहाँ पर जब वाइल्ड लाइफ एक्ट बनाया गया था, खास करके किसके रूप में, जब हम बात करते हैं वन जीव संरक्षण अधिनियम, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो आपके 1972 में डेवलप किया गया, जिसका मानक ही था कि हमें वन्य जीवों की सुरक्षा करनी है। और इसके बाद ही एक बड़ा परिवर्तन किया गया था, आप भी जानते हैं कि ये जो वन और वन्य जीव होते हैं उनको हमने क्या किया, समवर्ती सूची में डाला। तो समवर्ती सूची की जब बात की जाए तो ये कब डाला था, ये 1976 में
खास करके 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद नहीं, इससे पहले ही हमारे यहाँ पर जानवरों को बचाने के लिए अलग-अलग केंद्रों को रिज़र्व किया जा रहा था, खास करके उसके सापेक्ष में। जैसे कहीं पर मोर को संरक्षित करने के लिए मोर संरक्षण केंद्र, कहीं पे भालू को, कहीं पे बकरी को, कहीं पे हाथी को। तो उस सापेक्ष में हमारे यहाँ पर खासा आपने सुना भी होगा, जब हम बात करते हैं हाथी रिज़र्व, तो यूपी में वर्तमान में हाथी रिज़र्व आपको 2 देख मिलते हैं। इसी तर्ज पर अगर देखा जाए तो टाइगर रिज़र्व जो है, टाइगर रिज़र्व कितने होते हैं, तो टाइगर रिज़र्व की संख्या वर्तमान 4 देख मिलती है। हमारे यहाँ पे चिड़ियाघर की जब बात की जाए तो चिड़ियाघर की जो संख्या है वह कितनी है, तो यह 3 हो जाती है। वन्यजीव विहार की जब बात की जाए तो वन्यजीव विहार जो है, उनकी जो संख्या है वह कितनी है, तो वन्यजीव विहार आपके यूपी में 11 होते हैं। पक्षी विहार की जब बात की जाए तो पक्षी विहार का नाम ध्यान रखिएगा, इनकी जो संख्या है वह वर्तमान में आपके 14 हो जाती है, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख आपके नाम दिख मिलते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो एक राष्ट्रीय उद्यान भी आपको दिख मिलता है। राष्ट्रीय उद्यान की जब बात की जाए तो एकमात्र है जिसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दिख मिलता है। तो ये वर्तमान में हमारे यहाँ पर क्या किया गया है, कुछ आपके पक्षी विहार, वन्यजीव विहार, चिड़ियाघर वगैरह आपके स्थापित किए गए हैं, जिनका एक ही लक्ष्य है कि हमें किसी तरीके से भी हर हाल में अपने यहाँ पे जो जानवर होते हैं, क्योंकि जानवर की जब बात की जाए तो जानवर जानवर नहीं होते हैं, सीधे शब्दों में ध्यान रखिएगा। ये जो हमारा बायोम होता है, खास करके अगर हम बात करें, तो आपने कई बार पर्यावरण के बारे में अध्ययन किया होगा, तो एक पारिस्थितिकी तंत्र आती है, पारिस्थितिकी तंत्र। तो उसमें आपने देखा होगा कि ये तृतीयक उपभोक्ता के रूप में आपको दिख मिलते हैं। कहीं-कहीं पे प्राथमिक उपभोक्ता, कहीं पे द्वितीयक उपभोक्ता, मतलब हमारे एनवायरनमेंट का ही यह प्रमुख हिस्सा होते हैं, घटक होते हैं। अगर ये लोग ना रहें, तो एक समय ऐसा आएगा कि पृथ्वी पर केवल मनुष्य ही दिखेगा और मनुष्य के खाने-पीने के लिए कोई संसाधन नहीं होगा, ना तो कहीं पर कोई बैलेंस टाइप की संरचनाएँ होंगी। क्योंकि आप समझिएगा कि अगर घास ज़्यादा मात्रा में उगे और बकरी उसे ना चरे, तो एक समय ऐसा आएगा कि घास के जंगल लग जाएँगे। और बकरी भी, अगर ज़्यादा मात्रा में बकरी हो जाए, तो पृथ्वी पर केवल बकरी दिखेंगी। तो इस नाते हमारे यहाँ पर क्या होता है, शेर होता है, जो उसको मार करके खाए, उसका बैलेंस बनाए। अब शेर सबको मार के खाएगा, तो उसकी संख्या को निश्चित करने के लिए उसके अगर हम प्रजनन दर की बात करें, तो वो भी सीमित होती है और साथ ही साथ उनके डेथ होने के बाद आपने देखा होगा कि उनको भी मिट्टी में मिल जाना होता है। अब जब वो मिट्टी में मिलते हैं, तो उसकी गंध को पर्यावरण में ना फैले, प्रदूषण ना फैले, बीमारी ना फैले, तो सफाई कर्मी आपके गिद्ध होते हैं, जो क्या करते हैं, उनके मांस को खा लेते हैं और जो मांस बचता है वो डिकम्पोज हो जाता है और जब डिकम्पोज होता है तो मिट्टी में मिल जाता है। फिर मिट्टी आपकी उपजाऊ हो जाती है और एक नए घास का, एक नए पौधे का जन्म होता है। तो यही एक पूरी साइकिल आपको दिख मिलती है। तो इसी नाते आज हम वर्तमान में इसको बचाने का भी पूरा प्रयत्न करते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं रहेंगे तो संभव है कि आने के बाद हम देख पाएंगे कि 50 या 100 साल के बाद मनुष्य का भी अस्तित्व ना रह जाए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो उसी को आधारित करते हुए हमारे यहाँ पर कई सारे अभ्यारण्य आपको दिख मिलते हैं। अब महावीर स्वामी की जब बात की जाए तो ये कहाँ से समित है? तो आपने ललितपुर का नाम सुना होगा, क्योंकि महावीर स्वामी का एक शिष्य था जिसका नाम था ललित। तो ललितपुर में ये आपको दिख मिलता है। रानीपुर की जब बात की जाए तो रानीपुर का संबंध कहाँ से है? तो अभी आपने हाल-फिलहाल में सुना होगा चित्रकूट में, क्योंकि रानीपुर अभ्यारण्य को ही अब डेवलप किया जा रहा है, रानीपुर टाइगर रिजर्व के रूप में। नवाबगंज पश्चिम बिहार की जब बात की जाए तो नवाबगंज का संबंध कहाँ से है? नवाबगंज तो आप भी जानते हैं, ये उन्नाव जिले में पड़ता है और अब इसका नाम हमारे यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद के नाम पे कर दिया गया है। तो चंद्रशेखर आजाद, खास करके चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार के रूप में नाम दिया जाता है। तो बचा कौन? यही आपका मेरठ, हस्तिनापुर, अमरोहा, इन सारे लोकेशन की जब बात की जाए तो यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा जो वन्यजीव विहार है, उसका नाम क्या है? वह आपके यूपी का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार, जिसका नाम आता है खास करके हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। तो ये सबसे बड़ा है, तो फिर सबसे छोटा कौन-सा है? तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा जो है उसका नाम है महावीर स्वामी। तो सबसे छोटा महावीर स्वामी है और सबसे बड़ा जो है वह है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। अब यहीं पे बात आती है कि ये तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा है। हमारे यहाँ पे पहला वन्यजीव विहार कौन-सा है? तो पहले वन्यजीव विहार की जब बात की जाए तो उसका नाम आपने सुना होगा। क्या नाम आता है? चंद्रप्रभा। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार की जब बात की जाए, जो वर्तमान आपके चंदौली जिले में दिख मिलता है। तो चंदौली जिले की जब बात की जाए तो चंदौली जिले में चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, यह आपके यूपी का पहला वन्यजीव विहार आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है कि उत्तर प्रदेश के सापेक्ष में आयुध उपस्कर कारखाना, यह कहाँ पे आपको दिख मिलता है? आयुध उपस्कर कारखाना कहाँ पे दिख मिलता है?
लखनऊ, कानपुर, हजरतपुर या फिर आपके रेनकोट। कौन सा लोकेशन है जहाँ पे आयुष उपस्कर कारखाना देख मिलता है? आयुष मतलब आप कह सकते हो कि आयुध, आयुध मतलब आप कह सकते हो कि जो हमारे यहाँ पर युद्ध में इस्तेमाल किए जाने वाले गोला बारूद टाइप की चीज़ें होती हैं, खास करके जिसको हम एक तरीके से विस्फोटक भी कह सकते हैं। तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो हमारे यूपी में जो आयुष को आधारित करते हुए सबसे पुरानी फैक्ट्री मानी जाती है, वह आपने सुना होगा किसके बारे में? एक तो नाम आपने सुना होगा गन फैक्ट्री, गन फैक्ट्री। ये गन फैक्ट्री कहाँ पे स्थित है? तो एक गन फैक्ट्री आपके कानपुर में पड़ती है और एक नाम आपने सुना होगा कोरबा गन फैक्ट्री। कोरबा गन फैक्ट्री की जब बात की जाए तो ये कहाँ पे पड़ता है? तो कोरबा गन फैक्ट्री जो है यह आपके पड़ता है अमेठी में। अमेठी में नाम देख मिलता है। अभी आपने सुना होगा AK-203 जो है, AK-203 जो है वो आपके यहीं पे बनाया जाएगा। अच्छा एक नाम और आपने सुना होगा, हमारे यहाँ पे अभी पिछले दिनों क्या किया गया था? डिफेंस कॉरिडोर को अनाउंस किया गया था। तो ये जो डिफेंस कॉरिडोर है, जिसमें आपके 6 जिले चिन्हित किए गए थे, खास करके क्या-क्या नाम था? तो एक नाम था चित्रकूट, एक नाम था अलीगढ़, एक नाम था किसके रूप में? आपके कानपुर के रूप में, एक का नाम था हमारे यहाँ पे लखनऊ, लखनऊ, इसके अलावा अगर देखा जाए तो आगरा और एक का नाम क्या था? चित्रकूट। तो यह नाम आपको देखने को मिल जाते हैं। आगरा नहीं था, झांसी था, ठीक है? ये नाम आपको दिख मिलते हैं, ठीक है? तो ये वर्तमान आपके 6 नोड इसमें चिन्हित किए गए थे। अभी सरकार ने इसमें एक और जोड़ दिया है, खास करके बांदा को। तो बांदा इसमें ऐड हो गया है। तो अब इस तरीके से क्या हो जाता है, इसमें कुल डिफेंस कॉरिडोर में अब 7 जिले आपके चिन्हित किए गए हैं। तो 7 जिलों में क्या किया जाएगा? डिफेंस से समय जो आपके इक्विपमेंट वगैरह होते हैं, वो आपके डेवलप किए जाएँगे। जैसे लखनऊ की जब बात की जाए तो अभी लखनऊ का नाम आपने सुना होगा। लखनऊ की जब बात की जाए तो यहाँ पे क्या किया जाएगा? ब्रह्मोस मिसाइल की जब बात की जाए तो ब्रह्मोस मिसाइल आपका बनाया जाएगा। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो अभी आपने कानपुर का नाम सुना होगा। कानपुर की जब बात की जाए तो कानपुर में क्या होगा? कानपुर का जो संबंध है, जैसे कानपुर की जब बात की जाए तो कानपुर में आपने सुना था कि हमारे यहाँ पर जब बात करते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट, तो बुलेट प्रूफ जैकेट की जब बात की जाए तो बुलेट प्रूफ जैकेट जो है वो आपकी बनाई जाएगी और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जो प्रबल गन है, प्रबल गन बेसिक सबसे हल्की गन मानी जा रही है, वो भी आपका यहाँ पे बनाया जाएगा। तो अब हम अगर अपने अपने यहाँ पे बात के आयुध कारखाना कहाँ पे स्थित है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपके कानपुर में ही दिख मिलता है। तो कानपुर में हमारे यहाँ पर क्या है, आयुध कारखाना भी है और गन फैक्ट्री की जब बात की जाए तो ये भी आपको दिख मिलता है। इवन अभी आपने सुना होगा यहीं पर गोला बारूद फैक्ट्री की भी स्थापना की गई है। तो एशिया की सबसे बड़ी गोला बारूद फैक्ट्री जो आपके अडानी समूह के द्वारा लगाया गया है, वो भी आपके यहीं पर स्थापित किया गया है। तो ये एशिया का भी वर्तमान में सबसे बड़ा हो जाता है। हमारे यूपी में रक्षा मंत्री का भी नाम थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, जो केंद्रीय मंत्री हैं, नाम आता है राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह की जब बात की जाए तो राजनाथ सिंह का नाम ध्यान रखिएगा, ये कहाँ से समित है? तो यह आपके राजनाथ सिंह जो हैं, वो रक्षा मंत्री के रूप में लखनऊ से समित हैं। लखनऊ में अभी आपने सुना होगा आईएनएस गोमती के बारे में, तो आईएनएस गोमती एक संग्रहालय डेवलप किया जा रहा है और इसके अलावा अगर देखा जाए, तो एक आपने नाम सुना होगा नौसेना का शौर्य संग्रहालय। तो नौसेना का शौर्य संग्रहालय जो है, यह इसी सापेक्ष आपका डेवलप किया जा रहा है, ठीक है? तो इसको थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। आगे की जब बात की जाए तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा जोड़ा ऐसा है जो गलत है? निम्नलिखित में से कौन-सा जोड़ा ऐसा है जो अपने आप में क्या है? गलत है। नामों की जब बात की जाए तो मिर्ज़ापुर कालीन के लिए, कन्नौज इत्र व तेल के लिए, मुरादाबाद पीतल बर्तन के लिए, आगरा चाकू कैंची के लिए। और एक काम आपको और व्यक्त करना है कि अगर आप लोग इस सेशन में जुड़े हैं, तो सेशन को तो लाइक करना ही करना है, अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा भी कर देना है, ताकि उन लोगों को भी इस सेशन के माध्यम से जोड़ा जा सके। अब यहाँ पे जवाब करिए कि कौन-सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़े की जब बात की जाए तो साफ-साफ दिख रहा है। देखिए, मिर्ज़ापुर की अगर बात की जाए तो मिर्ज़ापुर किसके लिए फ़ेमस है? कालीन उद्योग के लिए। तो मिर्ज़ापुर तो आपके कालीन नगरी के लिए जानी जाती है। कन्नौज की जब बात की जाए तो कन्नौज आपके किससे समित है? तो यह इत्र के लिए जानी जाती है। मुरादाबाद अभी हमने देखा, मुरादाबाद पीतल नगरी के लिए जाना जाता है। आगरा की जब बात की जाए तो आगरा को 2 नाम दिया जाता है, पेठा नगरी। और इसी आगरा की जब बात की जाए तो इसी आगरा को हम क्या कहते हैं? चर्म नगरी की संज्ञा देते हैं। तो चर्म नगरी और पेठा नगरी के रूप में इसका नाम लिया जाता है। ये चाकू और कैंची की जब बात की जाए, तो चाकू और कैंची के लिए पहली बात तो चाकू नगरी रामपुर को कहा जाता है
और चाकू और कैंची उद्योग के लिए हमारे यूपी का जो मेरठ रीजन है वो काफ़ी फेमस है। तो मेरठ और रामपुर की जब बात की जाए तो ये इसके लिए फेमस है, ना कि आगरा आपका फेमस है। तो इस दशा में क्या होगा, डी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाकी रामपुर की जब बात की जाए तो रामपुर किसके लिए समर्थित है, तो यह आपके पंचवर्ग के लिए जाना जाता है। और मेरठ की जब बात की जाए तो मेरठ आपके खेल उत्पादन के अलावा अगर देखा जाए तो इसी मेरठ के सापेक्ष आपने सुना होगा जब हम बात करते हैं बांस एवं बेंत, तो बांस बेंत की नगरी के रूप में भी नाम लिया जाता है। तो बांस बेंत के जो आपके उत्पाद होते हैं उसका भी नाम आता है। अभी आपने सुना था यहीं पे ही जरी जरदोजी की जब बात की जाए तो जरी जरदोजी को क्या किया गया था, जीआई टैग भी दिया गया था। तो बांस और बेंत और साथ ही साथ जरी जरदोजी की जब बात की जाए तो मेरठ से ये उत्पाद जो है इसको जीआई टैग दिया गया था। अच्छा, मेरठ का ही एक लोकेशन है जो आपके मोदी नगर के रूप में जाना जाता है। अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो कृषि यंत्र होते हैं ये भारी मात्रा में बनाए जाते हैं। तो मोदी नगर में कृषि यंत्र बनता है और इसी मेरठ का ही मोदी नगर है जहाँ पे क्या है आपका आलू शोध संस्थान है। तो आलू संस्थान की जब बात की जाए तो आलू संस्थान है। और यहीं पे अगर देखा जाए तो आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम सुना होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल इनके नाम पे क्या है, हमारे यूपी में एक कृषि विश्वविद्यालय भी आपको देख मिलता है। तो ये सब आपके मेरठ के मोदी नगर एरिया में पड़ते हैं, क्योंकि मोदी नगर जो है वो आधा मेरठ में पड़ता है, आधा गाजियाबाद में पड़ता है। ठीक है, तो एक इंडस्ट्री जोन है मोदी नगर जो खास करके मेरठ और गाजियाबाद के हिस्से को कवर अप करके बनाया गया है। ठीक है, नाम की बात करें तो निम्नलिखित में से ऊनी वस्त्रों के निर्माण करने वाली एक बड़ी प्रसिद्ध मिल है जिसका नाम है लाल इमली। लाल इमली की जब बात की जाए तो लाल इमली हमारी यूपी में कहाँ पे है, लाल इमली की जब बात की जाए तो ये कहाँ पे आपको दिख मिलती है। देखिए, यूपी की जब बात की जाए तो यूपी एक ऐसा लोकेशन है ना जहाँ पे कपड़ा उद्योग काफी फला फूला है। कपड़ा उद्योग इतना फला फूला है कि मतलब आप कह सकते हो कि जैसे अगर हम बात करें हमारे यहाँ पर सूती वस्त्र, तो सूती वस्त्र की राजधानी हम किसे कह सकते हैं, तो सिंपल भाषा में हम सूती वस्त्र की जब बात करें तो आपका कानपुर का नाम दिख मिलता है। कानपुर को हम पूर्व में क्या कहते थे, उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी नाम देते थे। ठीक है, तो मैनचेस्टर भी नाम दिया जाता था। इवन इसी कानपुर की जब बात की जाए तो इसी कानपुर में आपने सुना होगा होजरी उद्योग की जब बात की जाए तो होजरी उद्योग भी जो था वो आपके इसी कानपुर से ही संबंधित था। अगर हम अपने यहाँ पे बात करें तो आपने सुना होगा किसके बारे में, पटसन, या जिसको हम अपने यहाँ पे जूट मिल कहते हैं। तो जूट मिल की जब बात की जाए तो दो आपके कानपुर में थी और एक आपके सजनवा की जब बात की जाए तो सजनवा में नाम आता है। सजनवा बेसिक जहाँ पे महावीर जूट मिल। ठीक है, तो महावीर जूट मिल की जब बात की जाए तो महावीर जूट मिल जो है वो आपके सजनवा में पड़ता है। ठीक है, हमारी यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी में कपड़ा उद्योग आप कह सकते हो कि जैसे रेडीमेड कपड़ा, आज रेडीमेड कपड़े की भी बड़ी ज़्यादा डिमांड है। तो गोरखपुर की जब बात की जाए तो गोरखपुर इसके लिए काफ़ी फेमस माना जाता है। इवन अगर हम ग्रेटर नोएडा की बात करें अर्थात हमारे यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर, तो ये भी किसके लिए फेमस है, ये भी आपके रेडीमेड कपड़े के लिए जाना जाता है। तो रेडीमेड कपड़े की एक अच्छी खासी मात्रा हमें अपने यूपी में देख मिलती है। जैसे आपने इटावा का नाम सुना होगा, तो इटावा किसके लिए फेमस है, इटावा, अंबेडकर नगर, इनकी जब बात की जाए तो ये हमारे यहाँ पर खास करके बाराबंकी, इन सब का नाम किससे समित है, तो यह हमारे यहाँ पर वस्त्र उत्पाद के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो वस्त्र उत्पादन की जब बात की जाए तो इसके लिए जाने जाते हैं। आपका लखनऊ है ही है, लखनऊ की जब बात की जाए तो लखनऊ चिकनकारी के लिए जाना जाता है। चिकनकारी के अलावा अगर देखा जाए तो आपका जरी जरदोजी की जब बात की जाए तो इसके लिए आपका लखनऊ नाम लिया जाता है। ठीक है, अभी आपने जो सुना है फर्रुखाबाद के बारे में, फर्रुखाबाद की जब बात की जाए तो फर्रुखाबाद किसके लिए जाना जाता है, तो छपाई कार्य की जब बात की जाए तो छपाई कार्य यहाँ पे आपका किया ही जाता है। ठीक है, इवन ललितपुर की जब बात की जाए तो ललितपुर का भी नाम आपको सुनने में आता है। ललितपुर की जब बात की जाए तो ललितपुर में क्या होता है, रेशमी सिल्क साड़ी की जब बात की जाए तो रेशमी सिल्क साड़ी का नाम आपको देख मिलता है। ठीक है, अगर हम यहीं पे बात करें तो आपके बनारस का नाम इसी में शामिल हो जाता है, जहाँ पे रेशमी साड़ी जो बनारसी साड़ी है वो काफ़ी फेमस है। और बनारसी साड़ी के अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे आपने पिंक मीनाकारी का नाम सुना है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जब हम बात करते हैं जरी जरदोजी, तो जरी जरदोजी का संबंध यहाँ से समित है। और अगर देखा जाए तो ब्रोकेड जरी की जब बात की जाए तो ब्रोकेड जरी जो होती है वो भी आपका यहाँ से समित है। तो ये सब नाम आपके अलग अलग रीजन पे, खास करके जब हम कपड़ा उद्योग की बात करें या कपड़ा से समेत आपके मिलते जुलते उद्योग, तो इन सब के लिए जाने जाते हैं। अब लाल इमली की जब बात की जाए तो लाल इमली का संबंध कहाँ से है, तो आपके कानपुर से है।
हमने कई बार इसके बारे में बताया भी है कि लाल इमली आपके कानपुर में पड़ता है। बेसिक कानपुर के अलावा अभी आपने हरदोई का नाम सुना होगा, हरदोई संडीला, क्योंकि हरदोई संडीला की जब बात की जाए तो यहाँ पे क्या किया गया है, तो अभी आपके पीएम मित्रा पार्क, तो पीएम मित्रा पार्क की जब बात की जाए तो इसकी स्थापना की गई है, क्योंकि सरकार का मानना है फैशन टू फाइबर बिंदु को आधारित करते हुए हमें क्या करना है, ऐसे बड़े बड़े पार्क की स्थापना करनी है। तो पूरे भारत में ऐसे 7 पार्क स्थापित किए जाएंगे, जिनमें एक आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सापेक्ष में, लखनऊ के बगल जो हरदोई पड़ता है वहां पे स्थापित किया गया है। ठीक है, नाम की जब बात की जाए तो पुनः कहा जा रहा है कौन सा जोड़ा जो है वो आपका गलत है, कौन सा जोड़ा जो है वो आपका गलत है। तो नाम आता है गोटे का कार्य लखनऊ बनारस से समित है, ताला आपके अलीगढ़ से समित है, पीतल की मूर्ति मथुरा से समित है, और बेंत और छड़ी की जब बात की जाए तो ये बनारस से समित है। यहाँ पे एक बार फिर से कौन सा जोड़ा गलत है, कौन सा जोड़ा आपका गलत है। अब गलत की जब बात की जाए तो फिर से आपका जो नाम आता है, तो अभी आपने देखा किसके बारे में, जरी और जरदोजी का काम, ये कहाँ से समित है, तो ये लखनऊ से भी समित है और आपके बनारस से समित है। अलीगढ़ को आप लोग ताला नगरी के रूप में जानते ही हैं, अभी आपका जीआई टैग भी मिला था। मथुरा की जब बात की जाए तो मथुरा नो डाउट आप भी जानते हैं कि ओडीओपी में हमने क्या किया है, सेंटरी फिटिंग्स को चुन रखा है। लेकिन सेंटरी फिटिंग्स के अलावा अगर देखा जाए तो ये हमारे यहाँ पर पेड़ा नगरी के रूप में भी जानी जाती है। और पेड़ा नगरी के अलावा अगर देखा जाए तो जब आप बात करते हैं लड्डू गोपाल के बस्त, ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो खास करके आपने सुना होगा बाल गोपाल की जब बात की जाए तो बाल गोपाल के जो आपके वस्त्र बनाए जाते हैं, बाल गोपाल की जब बात की जाए तो बाल गोपाल के जो आपके वस्त्र होते हैं, खास करके छोटे छोटे जो आपके लड्डू गोपाल होते हैं उनके कपड़े यहाँ पे आपके बनाए जाते हैं। तो इन सब के लिए आपका मथुरा फेमस है। बेत और छड़ी की जब बात की जाए तो अभी हमने बात किया बरेली के बारे में, तो बरेली का संबंध क्या है, बांस और बेत की नगरी के लिए जाना जाता है, तो बेत और छड़ी के लिए बरेली होगा, ना कि बनारस। बनारस अभी हमने चर्चा किया, रेशमी साड़ी के लिए फेमस है। बनारस आपका फेमस है किसके लिए, पिंक मीनाकारी के लिए जाना जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जरी जरदोजी के लिए जाना जाता है, और जरी जरदोजी में ही आपका एक नाम आता है ब्रोकेड जरी, तो ब्रोकेड जरी की जब बात की जाए तो उसके लिए जाना जाता है। अभी आपने सुना होगा मेटल ढलाई वर्क, तो मेटल ढलाई वर्क की जब बात की जाए तो इन सब के लिए आपका बनारस जाना जाता है। ठीक है, तो बनारस की जब बात की जाए तो यहाँ पे बेत छड़ी नहीं होगा। बरेली में बांस बेत का नगर आपको दिख मिलता है, और इवन अगर देखा जाए तो बरेली को हम लोग क्या बोलते हैं, नाथ नगरी की भी संज्ञा दे देते हैं। अच्छा, बनारस के ही पड़ोस में बरेली के पड़ोस में एक नाम पड़ता है पीलीभीत, तो इसका नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि पीलीभीत को एक नाम दिया जाता है हमारे यहाँ पे बांसुरी सिटी, क्योंकि बांसुरी जो होती है ना, बांसुरी की जब बात की जाए तो बांसुरी जो बनाई जाती है वो भी आपके बांस से ही बनती है, तो बांस के लिए बांसुरी का नाम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे की जब बात की जाए तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के नगरों में कौन सा नगर कैंची और खेल के सामान के निर्माण के कार्य में एक कह सकते हो कि अपना योगदान रखता है, या फिर उस नाम का नगर का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। तो कैंची और खेल के सामान के लिए किस नगर का नाम लिया जाता है, ये नाम होता है आपका मेरठ के रूप में, हेलो हेलो, या फिर ये नाम होता है आपका मुरादाबाद के रूप में, या फिर यही नाम आपके बनारस के रूप में जाना जाता है, या फिर आपके लखनऊ के रूप में जाना जाता है। तो कौन सा नगर ऐसा है जो कैंची और खेल के सामान के लिए काफी जाना जाता है। आज कैंची और खेल के सामान की जब बात की जाए तो इसके लिए जो नगर काफी चर्चा में रहता है, तो खेल के सामान से ही आपका क्लियर हो गया होगा, ये आपका मेरठ है। ठीक है, मेरठ की जब बात की जाए तो बाकी हमें जानने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मुरादाबाद की जब बात की जाए तो ये किसके लिए जाना जाता है, तो ये पीतल बर्तन के लिए जाना जाता है। ठीक है, बनारस की जब बात की जाए तो अभी हमने देखा जिसमें प्रमुख रूप से रेशमी वस्त्र की जब बात की जाए तो रेशमी वस्त्र के लिए आपका बनारस जाना जाता है। लखनऊ की जब बात की जाए तो लखनऊ आपके चिकन कारी के लिए जाना जाता है, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जरी जरदोजी के लिए, तो जरी जरदोजी के लिए ये आपका लखनऊ जाना जाता है। ठीक है, तो मेरठ की जब बात की जाए तो मेरठ आपके इसी नाते इसको कई बार हम क्या बोलते हैं, खेल नगरी की भी संज्ञा दे देते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे खेल के उत्पाद बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पादित किए जाते हैं। अच्छा, मेरठ का नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेरठ को ही हम क्या बोलते हैं, अपने यहाँ पे क्रांति नगरी की भी संज्ञा देते हैं, क्योंकि आपने सुना भी होगा 1857 की जो क्रांति थी वह कहाँ से शुरू हुआ था, तो 1857 की जो क्रांति शुरू हुई थी वो आपके इसी मेरठ से ही हो रही थी। मेरठ की जब बात की जाए तो मेरठ में एक मंदिर काफी फेमस होता है, आपने नाम सुना होगा नौचंडी देवी का मंदिर।
तो नौचंडी देवी मंदिर पड़ता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अवघड़नाथ मंदिर आपको दिख मिलता है। अवघड़नाथ मंदिर, अवघड़नाथ मंदिर को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, अपने यहाँ पे कई बार काली पलटन मंदिर भी नाम देते हैं, क्योंकि काली पलटन जो सिपाही वर्ग था, वही यहाँ पे गर्भगृह में आता था और अपने प्रयोजन को डेवलप करता था। इसी मेरठ की जब बात की जाए तो इसी मेरठ में सरधना नाम का एक लोकेशन पड़ता है, जहाँ पे सरधना महोत्सव आयोजित किया जाता है और जिसमें आपने सुना होगा बेगम समरू की चर्च। तो बेगम समरू की जब बात की जाए तो बेगम समरू की जो कब्र है वह आपको यहाँ पे दिख मिलती है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पे नौचंदी मेला के सापेक्ष आपका नौचंडी मेला आयोजित किया जाता है, जो खास करके क्या होता है, आपके एक पशु मेला होता है, हिंदू मुस्लिम एकता का समेत मेला होता है। होली के बाद क्या होता है, आयोजित किया जाता है एक रंग बिरंगा त्योहार के रूप में। बाकी नामों की जब बात की जाए तो इसी मेरठ में आपने आलमगीरपुर का नाम सुन रखा होगा। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर की जब बात की जाए तो ये क्या है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल माना जाता है और जिसके सापेक्ष आपने सुना होगा यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा इसकी खोज की गई थी और ये वर्तमान में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो हिंडन नदी के किनारे यह यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा कब खोजा गया था, तो 1958 में। 1958 की जब बात की जाए तो इस टाइम पे इसको खोजा गया था। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है कि निम्नलिखित में से संगमरमर के जो सामान है उसके लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला फेमस है। संगमरमर के सामान के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला फेमस है। और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो बेहतर होगा कि सब्सक्राइब भी करेंगे, क्लास को लाइक भी करेंगे, अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा भी करेंगे। ठीक है, तो संगमरमर के सामान की जब बात की जाए तो उसके लिए यूपी का कौन सा जिला कॉफी फेमस हो जाता है। कॉफी फेमस की जब बात की जाए तो लखनऊ, मेरठ, आगरा, मिर्जापुर। संगमरमर एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये हमारे यहाँ पर क्या है, खनिज के रूप में जाना जाता है। अब खनिज की जब बात की जाए तो खनिज, पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, खनिज हमारी यूपी में जो पाई जाती है वो मूलतः 12 प्रमुख जिलों में पाई जाती है और जो खास करके क्या होते हैं, दक्षिणी जिले माने जाते हैं। खनिज को आज हमने क्या किया है, उद्योग का भी दर्जा दे रखा है, तो उद्योग दर्जा के रूप में जाना जाता है। अब लखनऊ की जब बात की जाए तो लखनऊ में ऐसा कोई खनिज नहीं पाया जाता है। लखनऊ खास करके वही है चिकनकारी, जरी जरदोजी के लिए। मेरठ में भी कोई खनिज नहीं, ये खेल नगरी के रूप में जाना जाता है। आगरा में भी कोई खनिज नहीं, यहाँ पे खास करके अगर देखा जाए तो आगरा जो है वो पेठा नगरी और चर्म नगरी के रूप में जाना जाता है। तो एक ही नाम बचता है मिर्जापुर। मिर्जापुर की जब बात की जाए तो यहाँ पे आपने नाम सुना अभी, जैसे चुर्क, डल्ला, चुनार, इन सब की जब बात की जाए तो ये किसके लिए फेमस है, ये सीमेंट उद्योग के लिए जाने जाते हैं। लेकिन यहीं पर अगर देखा जाए तो आपने नाम सुना होगा, पहला तो लाल बलुआ पत्थर। तो लाल बलुआ पत्थर की जब बात की जाए तो लाल बलुआ पत्थर जो है यह आपको देख मिलता है किसके सापेक्ष में, यहाँ पे। इवन अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपने नाम भी सुना होगा किसके बारे में, बांसी और मकरी खोह। तो बांसी और मकरी खोह की जब बात की जाए तो यहाँ पे इसकी मात्रा पाई जाती है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या होता है, संगमरमर की जब बात की जाए तो संगमरमर की भी थोड़ी बहुत मात्रा पाई जाती है। तो ये मिर्जापुर में पाया जाता है। बाकी इसी मिर्जापुर की जब बात की जाए तो आपने नाम सुना होगा टांडा दर्द के बारे में। तो टांडा दर्द की जब बात की जाए तो ये आपको यहाँ पे दिख मिलता है। और खड़ंजा जलप्रपात की जब बात की जाए तो खड़ंजा जलप्रपात जो है यह भी आपको यहाँ पे दिख मिलता है। दो लोकेशन और ध्यान रखिएगा, खास करके काफी चर्चा में रहते हैं। एक का नाम है रेणुकूट। रेणुकूट की जब बात की जाए तो ये कहाँ पे पड़ता है, तो रेणुकूट की जब बात की जाए तो इसके बारे में आपने सुना होगा, ये सोनभद्र में पड़ता है। और सोनभद्र के सापेक्ष अगर देखा जाए तो यहाँ पे बाक्साइट पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपने नाम सुना होगा सिंगरौली के बारे में। सिंगरौली, सिंगरौली की जब बात की जाए तो ये किसके लिए फेमस है, ये भी आपका इसी सोनभद्र में पाया जाता है। और इसकी जब बात की जाए तो यहाँ पे कोयला की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, तो कोयला की जब बात की जाए तो कोयला सिंगरौली में और रेणुकूट में बॉक्साइट की मात्रा पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के परिवहन साधन की जब बात की जाए तो सबसे अधिक जो लोकप्रिय साधन माना जाता है वह किसके रूप में जाना जाता है, तो सबसे अधिक लोकप्रिय साधन की जब बात की जाए तो ये कौन है, वायु परिवहन, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन। परिवहन की जब बात की जाए तो परिवहन के लिए कौन से साधन आपके लोकप्रिय माने जाते हैं। साधन तो सारे हैं। देखिए, अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में आपने देखा होगा पहला तो वायु परिवहन है। वायु परिवहन की जब बात की जाए तो वायु परिवहन अनंत है, इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं करनी होती है, बस आपका अपना जहाज होना चाहिए हवा में लेकर के। बार बार आप अपने ड्राइवर से बोलिए, ए ड्राइवर सुनो आज चाय पीने का मन है, चलो लखनऊ चाय पी के आते हैं। तो उसमें उसको कोई रास्ते वगैरह का प्रबंधन नहीं करना है, बस यही है आपकी औकात होनी चाहिए, आपके पास हेलीकॉप्टर या खुद का जहाज होना चाहिए।
तो वायु परिवहन अनंत है, इसके लिए कोई स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जहाँ पे उतरना है वहाँ हेलीपैड होना चाहिए, जहाँ जाना है वहाँ पे होना चाहिए। ठीक है? तो थोड़ा-सा एक बात हो जाता है कि ये क्या है, काफ़ी खर्चीला है। मतलब सबके बस की बात नहीं है, ठीक है? सीधे शब्दों में। फिर इसके बाद आपने देखा होगा जल परिवहन। अब जल परिवहन की जब बात की जाए तो जल परिवहन के बारे में आपने सुना भी होगा। ये ख़ास करके अगर हम अपने यहाँ पे बात करें तो गाना गाना बहुत अच्छी बात है कि नैया डोले, लेकिन आप भी जानते हैं कि जैसे आप नैया लेकर के पानी में उतरेंगे ना, तो नैया डोलेगा ही नहीं, वहीं पर धँस जाएगा। आप कितना भी चप्पू चलाएँगे, वो डोलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे नदियों में पहली बात वाटर लेवल बहुत बेहतर नहीं है। और नदियों में वाटर लेवल बेहतर ना होने की वजह से समस्या आ जाती है। बरसात का पानी उसमें आता है और गर्मियों में बिल्कुल सूख जाता है। और दूसरी बात क्या है कि नदियों में हमारे यहाँ पर अधिकतर गाद की मात्रा पाई जाती है। तो जो एक लेवल आप गहराई चाहिए, डेप्थ चाहिए, वह नहीं पाई जाती। इस नाते जल परिवहन भी हमारे यहाँ पर उतना सफल नहीं है। हालाँकि सस्ता तो है, कुछ नहीं करना है, आपके घर में मेज़ पड़ा है, वह उठा के लेकर उतर जाइए नदी में, ठीक है? और एक ठो बढ़िया से बाबा वाला लाठी लीजिएगा, 2 ठो वहीं पे गत्ता-वत्ता काट-वूट करके एक किनारे लगा दीजिएगा तो खींचने लायक हो जाएगा। नहीं कुछ मिल रहा है तो घर में लाठी में एक ठो पीढ़ा बाँध लीजिए, उसके बाद खींचते चले जाइए। तो काम तो चल जाएगा, लेकिन वही है कि कहाँ चलाएँगे? चलाने के लिए कोई ऐसा प्लेस तो होना चाहिए। तो जल परिवहन सस्ता तो है, लेकिन इसके लिए हमारे यहाँ पर उपलब्धता बड़ी मुश्किल है। हालाँकि अगर हम चाहें तो गंगा, यमुना, रामगंगा, गंडक इन सब में चला सकते हैं, लेकिन वही है जब तक पानी इसमें अवेलेबल हो, एक वाटर लेवल मेंटेन होना चाहिए। हमारे यहाँ पे अगर हम लोकप्रिय की बात करें तो लोकप्रिय में एक जो थल परिवहन आता है, इसका नाम आपको दिख मिलता है, थल या स्थल परिवहन। इसमें भी एक नाम आता है रेल परिवहन और एक नाम आता है सड़क परिवहन। अब रेल की जब बात की जाए तो रेल आप भी जानते हैं, रेलगाड़ी। रेलगाड़ी किसके बस की बात है चलाना? पहली बात तो आपको लोको पायलट होना पड़ेगा और दूसरी बात इतनी महँगी रेलगाड़ी कौन खरीदेगा? तीसरी बात उसके लिए अलग से सड़क कौन बनाएगा? रेलवे की पटरी, स्टेशन, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें व्यवस्थित करना काफ़ी कठिन हो जाता है, दुष्कर। तो नो डाउट सस्ता तो पड़ता है, लेकिन केवल आने-जाने के लिए पड़ता है, अपने लिए नहीं पड़ता। अपने लिए जो पड़ता है वो सबसे महत्वपूर्ण पड़ता है सड़क। सड़क की जब बात की जाए तो अगर आपके यहाँ पे पक्की सड़क है तो बेहतर है, नहीं है तो कच्ची सड़क है, तब भी बेहतर है। और थार जैसी अगर गाड़ी है ना, तो आप कहाँ पे पोखरा, कहाँ पे बाँध, कहाँ पे सड़क, कहाँ पे गड्ढा लेकर के चले जाइए। इसके लिए बेहतर तरीके से अगर सड़क भी नहीं है, कच्ची सड़क उपलब्ध है, तब भी आप बेहतर चला लेंगे। साइकिल तो आपने देखा होगा, पगडंडी के लिए फेमस है। हीरो होंडा मोटरसाइकिल आपने देखा है, गाँव के लोग उसपे खेत में क्या करते हैं, आजकल बैठौनी चल रहा है ना, तो जो धान का बिया होता है, उखाड़ करके उसको बोरम भर के ले जाएँगे खेत तक पहुँचाने के लिए। इवन जब हमारे यहाँ पर सिंचाई होता है, तो बहुत सारे लोग उसमें मोटरसाइकिल में पीछे क्या करते हैं, पंप सेट बाँध के खींच लिए जाते हैं। बहुत सारे लोग उसमें क्या करते हैं, वो जो बोरी आती है खाद वाली, 2-3 बोरी लाद-लाद करके खेत तक पहुँचा देते हैं। मतलब इसके लिए हम कह सकते हैं कि अगर आपका बढ़िया एक ठो मेड़ है, फिसलन नहीं है ज़्यादा, तो उसपे भी आप चला सकती हैं। तो सड़क व्यवस्था हमारे यहाँ पे क्या होती है, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय होती है। तो सड़क परिवहन सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। सड़क परिवहन में अभी आपने 2 पथ का नाम सुना होगा, एक धर्म पथ, ये किसके सापेक्ष डेवलप किया जा रहा है? तो आपको हमने बताया था कि ये मिर्ज़ापुर से अयोध्या के बीच डेवलप किया जा रहा है, ठीक है? तो मिर्ज़ापुर से अयोध्या के बीच एक नई सड़क बनाई जा रही है जिसे धर्म पथ नाम दिया गया है। और एक नाम आपने सुना होगा गंगा पथ, ये कहाँ पे डेवलप किया जा रहा है? तो ये आपके प्रयागराज में 12 किलोमीटर की दूरी का बनाया जा रहा है, जो कुंभ मेला के भीड़ को क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा। सड़क परिवहन के सापेक्ष अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे 4 अलग-अलग प्रकार की सड़कें बनाई जाती हैं, जिसमें एक आपने नाम सुना होगा नेशनल वाटर हाईवे, जो केंद्र सरकार के द्वारा बनाई जाती है। एक नाम आपने सुना होगा नेशनल माफ़ी चाहते हैं, नेशनल वाटर हाईवे नहीं, नेशनल हाईवे। तो नेशनल हाईवे की जब बात की जाए तो ये केंद्र सरकार के द्वारा, एक होता है स्टेट हाईवे जो राज्य के सापेक्ष में राज्य का हाईवे होता है। एक होती है आपकी डिस्ट्रिक्ट रोड या जिसको हम बोलते हैं जिला मार्ग, और फिर एक क्या होता है, आप कह सकते हो कि जिसको हम बोलते हैं ग्राम सड़क, ठीक है? तो ग्राम सड़क की जब बात की जाए, जिसको हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर देख पाते हैं, तो ये 4 प्रकार की सड़कें आपको दिख मिलती हैं। और इन सड़कों का निर्माण जो होता है, वो सामान्यतः आपने देखा होगा एक डिपार्टमेंट होता है पीडब्ल्यूडी, जिसको हम क्या बोलते हैं, लोक निर्माण विभाग या पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, उसके द्वारा इसको बनाया जाता है, इसकी मरम्मत वगैरह करी जाती है, ठीक है? तो सड़क परिवहन आज हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोकप्रिय होता है। सड़कों के संजाल की जब बात की जाए तो ये ध्यान रखिएगा, आज सबसे ज़्यादा जो सड़क हैं, वो महाराष्ट्र में आपको दिख मिलती हैं। जब हम राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, करीब-करीब कितना 18,000 किलोमीटर, ठीक है? यूपी की जब बात की जाए तो यूपी में कितना है? यूपी में करीब-करीब 10,000 किलोमीटर की सड़क संजाल दिख मिलती है। और तीसरे स्थान की जब बात की जाए तो तीसरे स्थान पे आपका राजस्थान आता है, जिसमें करीब-करीब 8,000 किलोमीटर की सड़कें देखने को मिल जाती हैं।
तो इस तरीके से सड़कों का संजाल ध्यान रखिएगा कि हमारे सड़क संजाल के मामले में हमारा दूसरा स्थान जब हम राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें। ग्रामीण सड़क के मामले में तो हमारा यूपी ही पहले नंबर पे आता है। नाम आता है कि उत्तर प्रदेश में जो राजकीय बस होती हैं, इनको राज्य सड़क परिवहन निगम के अंतर्गत कब संचालित किया गया? तो राजकीय बसों की जब बात की जाए मतलब आप सीधे शब्दों में कह सकते हैं जो रोडवेज है। रोडवेज की जब बात की जाए तो रोडवेज का संकलन कब किया गया? पहली हमारी जो सरकारी बस चली थी, वह कब चली थी? तो सरकारी बस जो चलाई गई थी, वो आप भी जानते हैं 1947 में चली थी। कहाँ से? जब हम बात करते हैं बाराबंकी से लखनऊ के बीच में। बाराबंकी से लखनऊ की जब बात की जाए तो बाराबंकी से लखनऊ के बीच में पहली सरकारी बस चली थी 1947 में। अब इसके सापेक्ष अगर देखा जाए तो अब हमारे यहाँ पर क्या किया गया, एक राज्य का सड़क परिवहन निगम आपका व्यवस्थित किया गया। और सड़क परिवहन निगम की जब बात की जाए तो ये कब व्यवस्थित किया गया, ये आपने सुना होगा 1 जून 1972 को। 1972 की जब बात की जाए तो इसी टाइम पे इसको डेवलप किया गया, जिसको हम क्या नाम देते हैं वर्तमान में, यूपीएसआरटीसी अर्थात उत्तर प्रदेश स्टेट रोडवेज ट्रांसपोर्ट कमीशन। खासा अगर इसकी बात की जाए तो इसका जो वर्तमान मुख्यालय है ये कहाँ पे देख मिलता है, तो मुख्यालय की जब बात की जाए तो ये आपके लखनऊ में पड़ता है। और वर्तमान में जो हमारे परिवहन मंत्री हैं उनका नाम क्या है, तो परिवहन मंत्री की जब बात की जाए तो उनका नाम होता है दयाशंकर दयाशंकर सिन्हा। ठीक है, तो दयाशंकर सिन्हा की जब बात की जाए जो बलिया से आते हैं, इनका संबंध जो है वह वर्तमान हमारे परिवहन मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। तो 1 जून 1972 को ये आपका नाम देख मिलता है। अच्छा, यहीं पे अगर देखा जाए तो आपने सुना होगा हमारे यहाँ पे महानगर परिवहन। महानगर परिवहन कब चालू किया गया था? तो महानगर परिवहन की जब बात की जाए तो ये 1992 में चालू किया गया था। कहाँ से? कानपुर से। तो कानपुर की जब बात की जाए तो कानपुर से महानगर परिवहन आपके चालू किया गया था, जिसको हम एक तरीके से सिटी बस सेवा कहते हैं। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा, मौसी हवाई अड्डा की जब बात की जाए तो मौसी हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? मौसी हवाई अड्डा की जब बात की जाए तो यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में आपको देखने को मिलता है? अब इसका जवाब आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है। इवन कमेंट करके यहाँ पे ये बताना है बनारस में कौन सा हवाई अड्डा, आगरा में कौन सा हवाई अड्डा, इलाहाबाद में कौन सा हवाई अड्डा और लखनऊ में कौन सा हवाई अड्डा। उत्तर प्रदेश में कुल कितने हवाई अड्डे? ठीक है, उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। और यहीं पे बताना है उत्तर प्रदेश में कितने आपके घरेलू हवाई अड्डे। ठीक है, तो इनका जवाब आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है। बाकी सूचना के साथ जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर आप यूपीजी के बेहतर तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो ये सिद्धार्थ बैच आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, जहाँ पे एनसीईआरटी आधारित करते हुए ये आपका पूरा पूरा बैच देख मिलता है, जो केवल केवल 99 रुपये में आपको दिया जाता है, खास करके जीके जीएस बाई अमित पांडे एप्लीकेशन पे, जहाँ पे डेली लाइव क्लास होती है, 1 साल की वैलिडिटी है, 1000 प्रश्न है, यूपीजी की बुक है, स्थगित नोट है, क्लास की पीडीएफ है, डाउट सेशन है, ये सारी चीज़ आपको मिलती है। खासा यूपी के सापेक्ष ध्यान रखिएगा, अगर आप पुलिस व्यवस्था को ध्यान रखते हैं और उसमें आप नंबर स्कोर करना चाहते हैं तो आप यूपी पुलिस का टेस्ट भी लगा सकते हैं। और इस टेस्ट की जब बात की जाए तो ये टेस्ट कितने रुपए में है, केवल केवल 20 रुपये में है, 10 अंग्रेजी 10 हिंदी भाषा का टेस्ट, तो आप इसे भी देख सकते हैं। क्लास की पीडीएफ ये कहाँ पे मिल जाएगी, तो क्लास की पीडीएफ इसी एप्लीकेशन पे मिलेगा जिसका नाम है जीके जीएस बाई अमित पांडे। तो आज ही एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। बाकी क्लास कैसी लगी इसे कमेंट करके बताइएगा, क्वेश्चन के उत्तर भी कमेंट करके दीजिएगा, क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों मित्रों के साथ और साथ ही इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।